स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम है। और अगले 1 घंटे हम देखने वाले हैं कि बाजार में कौन से अहम ट्रिगर्स रहेंगे जहां पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बहुत सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी रहेगी और इम्पोर्टेंटली हमारे गेस्ट के पिक्स भी रहने वाले हैं। लेकिन बात करें तो ग्लोबल क्यूज जो है बहुत पॉजिटिव सजेस्ट कर रहे हैं और अब जो है गिफ्ट निफ्टी का भी इम्प्लाइड ओपनिंग देखें तो लगभग 25,200 के ऊपर है। अभिषेक, ग्लोबल क्यूज जो है लगातार 3-4 दिन से अच्छे आ रहे हैं और जो क्लोजिंग हो रही है धीरे धीरे करके ऊपर साइड में जा रही है, तो लगता है कि आज भी फ्राइडे जो है फैंटास्टिक फ्राइडे हो सकता है आज बाजार के लिए। मानसी बता रही थी मुझे। बिल्कुल फैंटास्टिक फ्राइडे की आप उम्मीद करके चलिए शरद। पहले तो गुड मॉर्निंग आप दोनों लोगों को। और देखिए क्या है कि 7 दिन की तीजी हो गई है, अब सब कुछ ठीक है। बस एक ही चीज है कि आज शुक्रवार है, तो शुक्र मनाइए कि शुक्रवार के दिन भी बाजार की तबीयत नासाज ना हो, ठीक रहे और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग ना आए। क्योंकि आजकल माहौल ऐसा होता है कि अब देखिए क्या ना कि ट्रंप पर आप कितना यकीन करते हैं। दोनों लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोच बताइए कि कितना यकीन करें उनकी बात पर, उनकी भाषा पे। पीएम मोदी ने तो ठीक है, अब ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं कि किसी दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर कुछ कह रहा है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तो वो जवाब दिया है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये कंसर्न थोड़े ना वीकेंड के दौरान रहते हैं कि 2 दिनों में पता नहीं क्या आ जाए, तो पता नहीं जो क्या आ जाएगा ना, तो लोग अपनी पोजीशन थोड़ी सी ट्रिम करके हल्की रखते हैं और वही रखना भी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन देखिए ऑप्टिमिज्म थोड़ी बढ़ रही है शरद। अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें, मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, वो पॉजिटिव साइड पर है। इसके अलावा हमने देखा कि हार्वर्ड ल्यूटनिक अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी, यानी कि भारत में वो वाणिज्य मंत्री की इक्विवेलेंट होता है पोस्ट वहां पे, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने भी कहा कि हम ट्रेड डील करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। अब ये बार बार एक ही राग अलाप पे कुछ होगा नहीं। भारत ने साफ कर दिया है कि नहीं, हम अपनी हितों की रक्षा के लिए खरीदते हैं और खरीदेंगे। और हमने शरद आपको याद होगा, हमने बार बार कहा कि ऐसा नहीं कि ट्रंप का कोई हृदय परिवर्तन हो गया हो या फिर उनका कोई मन बदल गया हो, लेकिन जब से उन्होंने एससीओ समिट में भारत, रशिया, चाइना की एक साथ की जो फोटो देखी है ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की, उसके बाद से थोड़े से बौखलाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि ब्रिक्स, एससीओ जैसे जो संगठन हो थोड़े अनसेटल हो, तो भारत से थोड़ी करीबी वो दिखा रहे हैं। लेकिन जब तक कुछ ना हो जाए ना, जब तक कोई खबर ना आ जाए, मेरा मानना है कि ज्यादा उसको लेकर ना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे आज अमेरिकी बाजारों में संकेत ही काफी अच्छे हैं। 600 अंक डाउ चढ़ गया, नेस्डेक में 150 अंकों की तेजी, S&P 500 में 50 अंकों की तेजी और तीनों के तीनों इंडेक्स ने बना दिया नया रिकॉर्ड। अब यार नया रिकॉर्ड बना क्यों है? क्योंकि वहां पर 2 आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं और दोनों को हम लिंक करेंगे यूएस फेड की पॉलिसी से। देखिए महंगाई दर आई है अनुमान के मुताबिक, अनुमान था अगस्त में 0.3% बढ़ा है 0.4%। हालांकि अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो 2.9% जो अनुमान था उसी के हिसाब से ही महंगाई आई है, तो ज्यादा वहां पर चिंता की बात है नहीं। लेकिन बेरोजगारी दावा बढ़ा है और ये इकोनॉमी के लिए टेंशन की बात है। तो इन दोनों चीजों से होगा अब ये कि जो यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है 17 तारीख को, उम्मीद ये है कि 0.25% तो बाजार मान के चल ही रहा है कि 0.25% तो रेट कट आएगा ही आएगा। वो डिस्काउंटेड है, वो एब्जॉर्ब हो चुका होगा प्राइस में, क्योंकि रिकॉर्ड्स लगातार बन रहे हैं। क्या आधा % जेरोम पावेल रेट कट करेंगे? लगातार ट्रंप के निशाने पर रहते हैं और ट्रंप ने भी कल ही कहा था कि नहीं उनको रेट कट करना चाहिए, इमीडिएटली घटानी चाहिए दरें, कोई महंगाई नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अदरवाइज संकेत अमेरिकी बाजारों से ठीक ठाक निकल के आ रहे हैं और अब ये बाजार चढ़े हैं, रेट कट की उम्मीद बड़ी है। तो आप ये देखिए कि जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड है ना, वो अप्रैल के बाद पहली बार हमने देखा है कि 4% के नीचे गया है। और ये अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का घटना भारतीय बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है। थोड़े पैसे तो निकले तो सही, बॉन्ड से निकले कहीं और जाएं, क्या पता भारत में भी आए, क्योंकि एफआईज थोड़े से ना रूठे हुए अभी भी हैं। एफआईज का वो कह सकते हैं कि मन बदल नहीं रहा है। हमने थोड़ा थोड़ा देखा है कि थोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन वो सस्टेन कर नहीं रही, तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन अब ये देखिए जो एशियाई बाजार है वहां पर माहौल बहुत अच्छा है। सारे के सारे बाजार आपको चलते हुए दिखाई देंगे। जापान में नए हाइज बन रहे हैं, कोरिया में नए हाइज बन रहे हैं, चाइना के बाजार भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो माहौल उस हिसाब से ठीक है। बस ये है कि अब बाकी सारे अगर बाजार मजबूत होंगे, सस्ते भी अगर रहेंगे, तो भारतीय बाजारों को लेकर थोड़ा सा वो एक तनाव बढ़ता है कि अगर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है तो भारत में क्यों जाएं, ये एफआईज के स्टांस होंगे। लेकिन आप ये देखिए सोने में तेजी कायम है, $3680 के भाव हैं प्रति औंस के कॉमिक्स पर।
रिकॉर्ड हाइस पर टिके हुए हैं और ओवर सप्लाई और थोड़े से वीकर डिमांड की आशंका से क्रूड में थोड़ी सी नरमी आई है, ज्यादा नरमी नहीं है, रेंज में 1-1.5% के आसपास की नरमी है। अदरवाइज प्राइसेस $66 प्रति बैरल के आसपास के हैं। डॉलर इंडेक्स 97.5 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है। आपके लिए एक और अच्छा ट्रिगर तो सस्ता कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड में नरमी, डॉलर में थोड़ी सी, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी वीकनेस। हालांकि देखिए थोड़े से ना डॉलर इंडेक्स को हम नहीं देख रहे, हम तो देख रहे हैं हमारा रुपया लगातार कमजोर है, उसके अपने अलग फैक्टर्स हैं। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स वीक है, 98 के नीचे ही है। तो कुल मिला जुला के आप देखेंगे तो जो संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से, अमेरिका से, एशिया से, वो आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए आज गिफ्ट निफ्टी भी आप देखिए करीब करीब 85-90 अंक ऊपर आपको खुलने के संकेत दे रहा है। 25,153 यहीं से बाजार गिरा था और क्या आज उस लेवल को बाजार अचीव कर लेगा? ये थोड़े साइंस मिल तो रहे हैं, बस मेरी टेंशन ये है कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग शायद आ सकती है इंट्राडे में। विदेशी बाजार के संकेत तो विस्तार से हमने आपके सामने रखे ही हैं और ये संकेत जो हैं बेहतर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,200 के लेवल्स अभी थोड़ी देर पहले इन स्तरों पर भी था, इस वक्त 86-90 अंकों की मजबूती और 25,200 के इर्द गिर्द ही देखने को मिला है। कल भी भारतीय बाजार में 25,000 के लेवल्स हमने टच बेस कर लिए और कैटेगोरिकली हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 25,000 के लेवल को इंटैक्ट रखने पर वहां से कन्विक्शन और बढ़ता दिखेगा और बाजार में तेजी की चाल जो है वो देखने को मिलेगी। एशियाई बाजार, अमेरिकी बाजार, लगभग सारे के सारे ग्लोब मार्केट्स जो हैं वहां से सेंटिमेंट पॉजिटिव है और इसका इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता जरूर दिखेगा। लेकिन एफआईआईएस की वापसी का इंतजार अब भी और डीआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी। आज के लिए सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक काफी कुछ है फोकस रेडार पर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में 4 बड़े ट्रिगर्स आपके सामने आप रख देते हैं जिसके इर्द गिर्द बाजार जो हैं वो ट्रेंड करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ऑफ द डे आज की अगर बात करें, इन्फोसिस का बायबैक। ये जो अनाउंसमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके मायने क्या है विस्तार से आगे आपको बताएंगे। लेकिन 18,000 करोड़ रुपए के बायबैक का कंपनी ने ऐलान किया है। 1,800 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 10 करोड़ शेयर्स खरीदने की योजना बनाकर चल रही है कंपनी और गुरुवार की क्लोजिंग यानी कि कल के क्लोजिंग लेवल से 19% प्रीमियम पर बायबैक होने की तैयारी है। तो इस पर विस्तार से आगे बातचीत होगी। लेकिन इसके साथ साथ विदेशी बाजार के संकेत पॉजिटिव जो कि भारतीय बाजार को और ज्यादा सपोर्ट दे जाएंगे। साथ ही न्यूज फ्लोज कम नहीं है आज के सत्र में। लोढ़ा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स भी आज फोकस रेडार पर रहेगी। कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है जिसके चलते स्टॉक में आज मूवमेंट नजर आ सकता है। महाराष्ट्र सरकार से एक बड़ा करार किया है कंपनी ने और इसी के चलते लोढ़ा मैक्रोटेक डेवलपर्स पर आज खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। वहीं एनबीसीसी 3,700 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो ऑर्डर विन के चलते एनबीसीसी के स्टॉक प्राइस पर भी हम नजर रखेंगे जरूर। सेबी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक और उसके एजेंडे पर फोकस रहेगा। वीकली ऑप्शन एक्सपायरी एजेंडे में नहीं है लेकिन इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर सेबी की इस बैठक में बातचीत होने की संभावनाएं हैं। वीकली ऑप्शन एक्सपायरी एजेंडा में नहीं है लेकिन बैठक में बड़ी कंपनियों के आईपीओज की शर्तों में ढील सहित कई अहम मुद्दों पर बातचीत और चर्चा होने की संभावना है तो इस बैठक पर भी फोकस रहेगा। 4 बड़े ट्रिगर्स जो कि आज बाजार में एक ट्रेंड डेवलप करते दिखेंगे। लेकिन चलिए वापस से भारतीय बाजार के लिए आज की तस्वीर कैसी नजर आ सकती है उस पर फोकस करते हैं और आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो, आज लेवल बेस्ड कामकाज कहां पर होता दिखेगा, एफआईआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग, ये तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे उनके टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिए भी जानेंगे। एफआईआईएस और डीआईएस के डेटा पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। 9 सितंबर के दिन एफआईआईएस की एक खरीदारी थी लेकिन वो एब्सोल्यूट वन ऑफ था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे लगातार एफआईआईएस की तरफ से बिकवाली का रुख जो है वो जारी है। लेटेस्ट करीब 3,500 करोड़ की बिकवाली एफआईआईएस कर गए हैं और डीआईएस की तरफ से अगर आप देखेंगे तो रुख खरीदारी का है। लगातार कन्विक्शन और डीआईएस घरेलू संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार में पकड़ जमा कर रख रहे हैं, भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अभिषेक, हम अब ये भी कह रहे हैं, एक थ्योरी, एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि इमर्जिंग मार्केट में इंडियन मार्केट जैसे मार्केट में एफआईआईएस का एंटर ना करना हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी है, लेकिन एफआईआईएस का कमबैक दिख तो नहीं रहा फिलहाल। यही चिंता है मानसी, एफआईआईएस नहीं आ रहे हैं। और देखिए अगर मान लीजिए आपके बाजार में अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पॉलिसी पैरालिसिस हो, ग्रोथ ना दिख रही हो, तब तो दिक्कत है। ग्रोथ भी है,
आप जीडीपी देखेंगे 7.8% की जीडीपी। अगर आप टैक्स कलेक्शन वगैरह देखेंगे तो वो भी ठीक है। पॉलिसी को लेकर भी सरकार सतर्क है, रेगुलेटर सतर्क हैं। जीएसटी में इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, आपने ये देखा कि आरबीआई ने 3 पॉलिसी में 1% का रेट कट किया। हमारे पीएमआई के डेटा लगातार मजबूत आ रहे हैं। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एफआईज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक कंसर्न है, वो ये कि वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच अभी भी हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी का पी करीब करीब 22 के आसपास का पी है। तो इसके लिए चाहिए क्या? अर्निंग्स चाहिए उस पी को सपोर्ट करने के लिए, उस वैल्यूएशन को कंफर्ट देने के लिए। अब वो हो सकता है कि एफआईज ना और बस देखें ये अगले 2 से 3 हफ्ते, मैं इतना ही कह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद ना अर्निंग की शुरुआत हो जाएगी सितंबर तिमाही की। और मुझे लगता है कि एफआईज उसको देखना चाहेंगे और उसको देखकर ही अपना फिर वो मन बदलेंगे। दूसरा संभावना ये बन रही है मानसी कि आप देखिए, अगर बॉन्ड यील्ड से पैसे वगैरह निकलते हैं, अगर बॉन्ड से अमेरिका में इमर्जिंग मार्केट्स में अगर जाएं तो एक बेनिफिट भारत को मिल सकता है। लेकिन ये बात सच है, कोरिया के बाजार, जापान के बाजार, ताइवान का बाजार, या फिर हांगकांग हो, चाइना हो, ये सारे बाजारों का प्रदर्शन भारतीय बाजार के मुकाबले बेहतर रहा है। तो ये भी एक फैक्ट है। हम अच्छी चीजें तो अपनी गिनवा रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉब्लम एरिया है उसको भी हमें जरूर सामने रखना चाहिए, और उसके बाद आप कंप्लीट एनालिसिस कर पाएंगे। तो एफआईज के मन में ये चीजें चल रही होंगी कि वैल्यूएशन नहीं है और दूसरा बाजार चल नहीं रहे हैं। अब सिर्फ उन्हीं के भरोसे अगर चलना है तो फिर तो ये अजब सी बात है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, डीआईज ने सपोर्ट करने का काम किया है, और मे बी हो सकता है कि एफआईज ने धीरे धीरे, क्या है ना मानसी, हल्के हल्के संकेत आ रहे हैं। हमने देखा था कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स की जो लॉन्ग होल्डिंग थी वो गिर के आ गई थी, कितनी 8% के भी नीचे, वो बढ़ के 10.77%, पौने 11% पर आ तो गई हैं। तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन वो बहुत कम है। शॉर्ट कवरिंग की रफ्तार बढ़नी पड़ेगी, और अगर ये शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, मान लीजिए उनकी लॉन्ग होल्डिंग अगर 20% के ऊपर निकल गई ना, तो आप 20% पर ही आप देखेंगे कि निफ्टी आपको नए हाइस पर दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर है हम रिकॉर्ड हाई से। 26,277 ये तो लेवल है ना, तो 25,000 तो आ ही गए। अब यहां से 1200-1300 पॉइंट की जर्नी हमें तय करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, ये अर्निंग्स का कैचअप होना जरूरी है। हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर थोड़ा सबड्यूड रहा, 9-10% के आसपास की निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ निकल के आई थी। तो ये चिंता है, डीआई सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एफआईज थोड़े से अभी भी स्लो हैं। हल्की हल्की शॉर्ट कवरिंग आ रही है, लेकिन बाजार को बड़ी शॉर्ट कवरिंग चाहिए और बड़ी बाइंग भी चाहिए एफआईज की तरफ से। एब्सोल्युटली। तो चलिए इस पर और विस्तार से बातचीत भी होगी, लेकिन एक बात तो तय है, डीआईएस की तरफ से कन्विक्शन भरपूर, लेकिन एफआईएस अब भी बिकवाली का रुख ही अपनाकर चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में फिर फ्राइडे सेशन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स और स्क्रिप्ट्स ढेर सारे हैं जो कि खबरों के दम पर भी फोकस रेडार पर हैं। इतना ही नहीं, डेरिवेटिव पोजिशनिंग कैसी नजर आ रही है और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, सब कुछ एडिटर्स टेक में आपको बताते हैं। ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सरजीत मंगत अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरजीत सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड सर, आज सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फोसिस का बायबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। निवेशकों को क्या करना चाहिए, और अगर टेंडर किया है तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके साथ? देखिए, इसे टेंडरिंग में तो थोड़ा टाइम है, क्योंकि इसको ये स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगा, तो एक पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा, तो लगभग 30 दिन के बाद ही होगा ये, अगर ये अप्रूवल आता है, क्योंकि उसके बाद पहले शेयर होल्डर अप्रूवल होगा, फिर एक्सचेंज अप्रूवल्स होंगे, फिर उसके हिसाब से होगा। तो अब 1-1.5 महीना लेके चलिए, ये Q3 में आएगा ये पूरा बायबैक जो आ रहा है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 18,000 करोड़ वो लेकर आ रहे हैं, जो कि लगभग 18-19% है उनका नेटवर्थ का, तो इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए उनको। बट प्राइस जो है 1800 का, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा मुझे, क्योंकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगभग 1900-1950 के आसपास आना चाहिए प्राइस, बट 1800 में आया है ये प्राइस। और इसका मतलब ये है कि लगभग 2.7% इक्विटी या 2.4% इक्विटी जो है वो बायबैक होगी इसमें। ये रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहेगा उनके लिए। इसलिए रहेगा क्योंकि अगर आपने कल आपने 100 शेयर खरीदे हो इन्फोसिस के, तो उसका लगभग वैल्यू होता है 1,50,000 के ऊपर, और आपको वो उसमें से सिर्फ 5 शेयर्स ही जो हैं एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो 5% का है। और क्योंकि रिटेल के लिए जो कोटा है उसमें 15% होता है, और 10 करोड़ शेयर हैं, तो 1.5 करोड़ शेयर जो है रिटेल के रखे गए, और लगभग 27-28 करोड़ शेयर्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं आज के डेट में।
तो एक्सेप्टेंस रेशियो अराउंड 5.48% आता है। तो 5 शेयर हैं जो एक्सेप्ट होंगे अगर आप 100 शेयर टेंडर करेंगे इन्फोसिस के बायबैक में। इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग 95 शेयर्स हैं उसकी जो वैल्यू है, रेसिडुअल वैल्यू, वो लगभग 1496 1497 के आसपास आ जाएगी। तो वो एक स्टेबल लेवल मिलेगा इन्फोसिस को आगे जाके, वो बेस बन जाता है इन्फोसिस के लिए। तो यहाँ से क्या अपसाइड है? आई डोंट थिंक यहाँ से अपसाइड है, क्योंकि वो बेस लेवल, बेस प्राइस ही उतना दिख रहा है। तो वो एक इशू है इसमें। सर आप बता रहे थे वो प्राइसिंग को लेकर अभी भी 1 महीना का टाइम है, और अगर थोड़ी प्रेशर आती है तो अट्रैक्टिवनेस चला जाता है, और नए टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से भी जो है बायबैक आ रहा है, तो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए अट्रैक्टिव रहेगा कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है, जो आपने एग्जांपल लिया? सर एक अच्छा आपने पूछा कि टैक्सेशन रूल जो है यहाँ पर अभी अगर आपका बेस प्राइस 1496 1497 है, हाँ, और शेयर प्राइस उसके ऊपर है, तो इस बेटर ये है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में बेच दें और आपको एसटीटी और कैपिटल गेन्स लगे। करेक्ट, राइट। अगर आप बायबैक के थ्रू आ रहा है, और टैक्सेशन का रूल में मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है टैक्सेशन, बट अगर ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में है तो टैक्सेशन नहीं लगना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आना चाहिए इसके अंदर। बट वो एक अच्छा पॉइंट आपने निकाला कि हमको एक विशेषज्ञ से बात करनी पड़ेगी कि बायबैक में टैक्सेशन कैसे होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो हम देख सकते हैं। बट इन एनी केस अगर आप देख रहे हैं कि आपको प्राइस आपको इस लेवल के ऊपर मिल रहा है और एक्सेप्टेंस रेशियो के बेसिस में बेस प्राइस 1496 1497 हो रहा है, तो लोग बेचेंगे ना, बायबैक में नहीं टेंडर करेंगे ना, कि इवन इफ 1800 रुपये का ही दाम क्यों ना हो उसके लिए। तो वो है। ये सर गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनालिसिस इन्फोसिस को लेकर। बाजार 7 दिन चल गया लेकिन एफआईज आ नहीं रहे हैं। एक दिन की छोटी सी बाइंग आई, फिर से हम देख रहे हैं कि कैश में वही कहानी हो गई है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर, और आज के लिए आपको लगता है कि फिर से बाजार में हम तेजी की उम्मीद करके चलें? देखिए, आज का जो शुक्रवार का बाजार है, मुझे आज का बाजार जो है बाकी शुक्रवार के बाजार से अच्छा लगता है। कारण 2-3 चीज़ें हैं। एक ये है कि इस वीकेंड में जाते हुए अनसर्टेनिटी बहुत कम है ट्रंप टैरिफ के बारे में, क्योंकि ट्रंप यूएस जो है वो बोल रहा है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रेड टैरिफ इंडिया के साथ। तो जो रिटोरिक है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो जो अनसर्टेनिटी जो हमेशा हमको वीकेंड में आती थी और लोग पोजीशंस नहीं रोल ओवर करते थे कि कुछ भी हो सकता है मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे ट्रंप कुछ भी ट्वीट कर देगा, वो कम है इस बार। दूसरा जो चीज़ है, कल की सीपीआई नंबर्स बहुत अच्छे थे, इन लाइन थे स्ट्रीट के, और जॉबलेस क्लेम जो थे वो बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते का जो फेड पॉलिसी मीट है उसमें मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आना है, तो वो फैक्टर इन हो रहा है। तो ये 2 चीज़ों में क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। आपने जियो पॉलिटिकल टेंशंस देखे फिर भी स्टेबल है वहाँ पर, इनफैक्ट गिरा है 3 दिन के बढ़त के बाद कल क्रूड। तो वो भी एक स्टेबल वो आ रहा है। हाँ, कुछ मर्मर्स हैं, जैसे लुटनिक ने बोला कि रशियन क्रूड को कम करना चाहिए वगैरह। वो जो चीज़ें वो इंडिया के साथ ही नहीं है, वो बाकियों के साथ भी हैं। तो वो साइड। और कल का जो सेनेट हियरिंग आप सुनेंगे, जहाँ पर मार्को रूबियो जो कि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जो इनकमिंग एम्बेसडर हैं इंडिया के, उन्होंने ये वेरी क्लियरली कहा है कि इंडिया इज स्ट्रैटेजिक पार्टनर फॉर यूएस। सो विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ से जो इंडिया और यूएस की जो ताल्लुकात हैं वो यहाँ से ऊपर ही जाएंगी। बेस तो बन गया, वो वहाँ से ऊपर जाएंगी। अच्छा, ये टैरिफ नेगोशिएशन में हम बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बट जैसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि सुनना मत, जो हो रहा है उस पर विश्वास करो। तो जो हो रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि जो रेटोरिक आसपास जो सराउंड साउंड है उस पर। तो वो सराउंड साउंड को इग्नोर करके जो एक्चुअल हो रहा है उस पर अगर देखें तो वी आर इन अ सेफ पोजीशन ऑन अ फ्राइडे compared to previous all Fridays which is there. So ignore the noise, believe in the absolute outcome. और इनफैक्ट सजीद सर, हम यही बात कर रहे थे कि लेस चांस ऑफ अ फ्रीकी फ्राइडे, मोर चांस ऑफ अ फैंटास्टिक वन, शायद ये उम्मीद करके चल सकते हैं। हैविंग सेड सो, एफएनओ डेरिवेटिव फ्रंट पर किस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं? देखिए, 25,000 के ऊपर हम बंद हुए कल, और हमने देखा कि काफ़ी पुट राइटिंग हुई 25,000 पे। तो वो 25,000 एक बेस बनता जा रहा है। और आज अगर आज मार्केट नॉर्मल रहा,
तो 25,000 के ऊपर हम जाएंगे और 25,100 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि कॉल्स वहाँ पर है, पर वो कॉल्स भी उतने नहीं है वहाँ पर। ये मोमेंट जो डोमेस्टिक मोमेंटम है या रिटेल मोमेंटम है उसको पुश कर सकता है, वो 25,100 के ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी जो ऑलरेडी है वो क्लोज टू 200 के आसपास था। अगर मैं देखूँ उस हिसाब से हाँ 85 पॉइंट्स अप है, तो वो एक फैक्टर रहेगा आज के डेट में। और गोइंग इनटू द ट्रेड अगर आप देखेंगे तो एफआईएस के लॉन्ग पोजीशंस बढ़ गए हैं, 10.78% हो गए हैं। अगर कुछ दिन पहले आप देखते हैं तो वो लगभग 7.4 के आसपास से। तो क्या हो रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस कम हो रहे हैं, पुट राइटिंग हो रही है तो लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। उसके वजह से जो पोजीशनल शिफ्ट हो रही है वो भी हो रहा है। निफ्टी बैंक में भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट एफआई ओपन इंटरेस्ट भी घटता जा रहा है क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट्स जो हैं वो घटते जा रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है आज के मार्केट के लिए कि ये मार्केट की डायरेक्शन जो है शायद पॉजिटिव रहेगी। हाँ ये है कि मार्केट में मोमेंटम रहेगा कि नहीं वो एक सवाल रहेगा कि वो 25,100 के ऊपर ले जाए कि नहीं। बट ओवरऑल पॉजिटिव लगता है कि आज की डेट में जो क्यूज़ बन रहे हैं वो पॉजिटिव क्यूज़ बन रहे हैं। और अगर कोई ट्रेडर अगर चाहता है कि नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं फ्राइडे को डिसाइड करते हैं कि उसको रोल ओवर करना है कि नहीं, अपने पोजीशंस को मंडे तक ले जाना है कि नहीं। आज के जो हालात दिख रहे हैं वो बेटर हालात हैं कंपेयर टू प्रीवियस फ्राइडेज, जहां पर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन पूरे काट देते थे फ्राइडे को और फिर मंडे को आके फिर से शुरू करते थे। एग्जैक्टली आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की रोल ओवर्स को लेके, और हमेशा अनसर्टनिटी रहता है। पिछले 7-8 हफ्ते में मैं और मानसी जितने भी न्यूज़ फ्लोज कवर किए हैं हमेशा रहा है, हमने दर्शकों को बताया कि ट्रेड लाइट रखें या आप बहुत डिसिप्लिनड है तभी आप आएँ। निफ्टी बैंक की सर अब क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? निफ्टी पे भी देखें तो जो क्लोजिंग हो रहा है हायर बेसिस पे हो रहा है, ये डेटा हमने शेयर किया था कल भी हुआ। निफ्टी बैंक में भी सर आई थिंक डिलीवरी डेटा एचडीएफसी बैंक का भी अच्छा है और आपने 2 दिन पहले भी बताया था। तो एक बार निफ्टी बैंक का क्या सेटअप? देखिए कल का डिलीवरी आप देखेंगे तो उसमें अदानी स्टॉक्स अच्छे थे। करेक्ट। अदानी पावर में लगभग 1% इक्विटी का डिलीवरी हुआ है। अंबुजा सीमेंट में काफ़ी ब्लॉक डील हुए थे कल, इसकी वजह से हाई डिलीवरी है। तो डिलीवरी में लगभग 780 करोड़ का डिलीवरी हुआ है एचडीएफसी बैंक में अलोन। तो वो एक वो है। तो बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी इंटरेस्ट में है, वो एक चीज़ है। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी का 25,000 का जो बेस है वो अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज के डेट में पुट राइट कल हमने 12:30 बजे के बाद हमने काफ़ी पुट राइटिंग देखी और वो जो है वो उसकी वजह से निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ। तो वो अगर पुट राइटिंग सस्टेन देती है और पुट राइटर्स अपना अनवाइंड नहीं करते और कॉल राइटर्स एक्टिव नहीं होते 25,000 के ऊपर, तो हमको देखने को मिलेगा कि ये बेस बन गया हमारे लिए और 25,000 से हम ऊपर जाएंगे। एब्सोल्युटली सरजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के लिए आज पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी और इन्फोसिस के बायबैक पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ये है एडिटर्स टेक राइट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी टू द इन्फोसिस बायबैक, जो कि आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो होने जा रहा है। इस पर विस्तार से और ज़्यादा डिस्कशन भी होगा, लेकिन हमारी पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए उनसे समझते हैं कि वो टेक्निकल स्ट्रैटेजीज क्या बनाकर चल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है उनके फोकस रेडार पर। हमारे साथ रूपक दे जुड़े हैं और हरीश जजारे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग टू यू। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। रूपक, शुरुआत आज आपसे करना चाहेंगे। बताएं फ्राइडे सेशन मार्केट की तस्वीर आप कैसी देख रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक बाजार खुलने से पहले क्या कुछ है आपके फोकस रेडार पर? जी, अगर सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगातार 1-2 दिन से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज जो होता है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 221 ईएमए उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट तो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है। आरएसआई जो इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है मोमेंटम है कि नहीं, तो मोमेंटम भी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। अभी देखना पड़ेगा, पुट राइटिंग भी है जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, पुट राइटिंग भी है सिग्निफिकेंट एट 25,000। तो 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड, पहला रेजिस्टेंस आएगा 25,150, उसके बाद 25,500 तक। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ज्यादा बनेंगे, 25,000 के पार कन्विक्शन है और उम्मीद यही करके चलता है कि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी जो इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस हैं
उसी की तर्ज पर बाजार आगे बढ़ते हुए दिखें। हरीश से भी हम जुड़ेंगे, लेकिन रूपक, स्टॉक स्पेसिफिक आपके आइडियाज, जो ट्रेडिंग आइडियाज है वो भी सबसे पहले हम जानना चाहते हैं। कल के सत्र में हमने देखा सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम बाजार में अच्छा खासा नजर आ रहा था। आईटी सेक्टर भी कम बैक करने की कोशिश कर रहा है और आज के लिए तो इनफैक्ट इन्फोसिस का न्यूज फ्लो भी है जो कि आईटी सेक्टर को फोकस में रखेगा। जी डेफिनेटली। एक स्टॉक सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा, वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का पैटर्न क्या था? प्रीवियसली पैटर्न था लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे आ रहा था, बट सडनली ये डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है। अभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो मेरा इसमें पीक रहेगा लॉन्ग साइड का, बाय करके चलना होगा स्टॉक में अराउंड 11 और अपसाइड में टारगेट रहेगा 1300 पे और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1167 पे। दूसरा पीक रहेगा, ये भी लॉन्ग साइड में है, स्टॉक में स्ट्रेंथ वापस आ रहा है, एक करेक्टिव फेज में था, HAL स्टॉक का नाम, और अभी फिलहाल 21 EMA के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा स्टॉक में। RSI इंडिकेटर भी इंडिकेट करे पॉजिटिव मोमेंटम और 4800 तक जाना चाहिए। तो स्टॉक में बाय की सलाह रहेगी अराउंड 4881, 4581 और टारगेट रहेगा 4800। नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 4450 का। अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें, आईटी चार्ट में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो फॉर्म हुआ आईटी इंडेक्स में, बट उसका ब्रेकडाउन ना नहीं आ रहा है। ब्रेकडाउन पॉइंट पे जाके रिवर्सल आ रहा है, 2 बार रिवर्सल आया। तो फिलहाल मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव लग रहा है। 2000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा आईटी इंडेक्स में, 34,000 का। इन्फोसिस का पॉजिटिव न्यूज देखते किस हद तक उसको सपोर्ट करता है। ओवरऑल 34,000 होल्ड है, तो आईटी इंडेक्स में बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अप साइड में मुझे लगता है 38,000 39,000 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ये बिल्कुल यहाँ पे जो है देखा तो अपसाइड में जो है शॉर्ट टर्म में थोड़ी अपसाइड ज़रूर देखने मिल सकती है, लेकिन वॉलेटाइल काउंटर रहेगा। जिस तरह इन्फोसिस डिक्टेट कर रहा है आईटी का पूरा सेंटिमेंट, ग्लोबली ऑफ कोर्स यील्ड्स कम हो गए हैं, बिग टेक में उछाल आया है, लेकिन क्या रिस्क ऑन सेंटिमेंट इंडियन आईटी कंपनीज को देखने मिलेगा आज दिन के ट्रेड में, या कल की मुनाफा से फिल कंटिन्यू करेगी, ये तो जो है ओपनिंग ट्रेड ही बताएगा। लेकिन हरीश जुजारे जो है ये हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हरीश, गुड मॉर्निंग हरीश, बताएं आपके जो है अहम टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे आज? अच्छा, कुछ टेक्निकल एरर्स जो है देखने मिल रहे हैं, लेकिन उस पे जो है हम बाद में फोकस करेंगे। रूपक, एक बार आईटी सेक्टर के अलावा अगर हम डिस्कस करें, कि आज बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ फ्लो आईटी सेक्टर को लेके आ रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपनीज जो हमारे नज़र में आ रहे हैं वो रेलवे ऑर्डर्स पे जो है बहुत फोकस हो रहा है। रेलटेल पे एक बार मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे देखें तो लगभग कह सकते हैं कि 100 करोड़ का ऑर्डर जो है आपको रेलटेल में देखने मिला है। तो रूपक, ज़रा एक बार बताएं आपकी क्या व्यूज़ रहेगी रेलवे स्टॉक्स पे? यहाँ पे भी इंटरेस्ट आ रही है, 3-4 दिन से वॉल्यूम्स में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। तो स्पेसिफिकली अगर रेलटेल की बात करें, रेलवे कंट्रोल्स में रेलटेल में अच्छी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। एक तो RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है और स्टॉक रिसेंटली 21 EMA को रिक्लेम किया। सेंटीमेंट एकदम पॉजिटिव लग रहा है मुझे। सपोर्ट हो जाएगा 350 के आसपास, 348 पकड़ के चलिए, 348 का सपोर्ट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है थोड़ा बड़ा टारगेट रहेगा, 400 का टारगेट रह सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, 400 रुपये का टारगेट शॉर्ट टर्म में रेलटेल के लिए। रेलवे शेयर थोड़ी रफ्तार दिखा तो रही हैं, देखते हैं। कल थोड़ी सी हल्की सी गिरावट पर रेलटेल बंद हुआ है, लेकिन 400 रुपये तक जाने का दमखम ये रखता है। रूपक जी को भरोसा ही है। 348 का स्टॉप लॉस। हरीश जी से भी उनके हम जरा ट्रेड समझेंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कहां पर बाजार में एक्शन देखने को मिलेगा। स्टॉक्स न्यूज लेकर शरद हैं तैयार। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, हमने इन्फोसिस तो पूरी तरह डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार बस बता देते हैं कि 18,000 करोड़ का बायबैक है और 1800 रुपये में रहेगा बायबैक। 19% प्रीमियम पे, एक्सेप्टेंस रेशियो कम है ऑलमोस्ट 5% का। आज BSE एंजल 1 पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। सूत्र बता रहे हैं ईटीना स्वदेश को कि जो लंबे अवधि के वायदे बाजार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज के सेबी बोर्ड मीट के एजेंडा में नहीं है। सेबी का कोई प्रपोजल नहीं है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको ख़त्म करें। NBCC की बात करें तो रिको के साथ MOU साइन किया और ये 3,700 करोड़ रुपए का जो है बड़ा जो है एग्रीमेंट किया गया है। वही लोढ़ा डेवलपर्स की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 30,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है डेटा
सेंटर को लेके भारत फौज के 2 इंपॉर्टेंट अलायंसेस यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ऑपरेशंस जो है भारत में लाएंगे और आर्टिलरी सिस्टम के जो स्पेयर पार्ट्स है उसका भी करार जो है ग्रेड 1 के साथ किया गया है। JBM ऑटो इनकी जो मोबिलिटी आर्म है वो लगभग $100 मिलियन रेज कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशिंग कॉर्पोरेशन से। अब इससे जो है ये लगभग 1455 इलेक्ट्रिक बसेस को जो है खरीदेंगे और ऑपरेट करेंगे। मैरिको के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, अपनी स्टेक 54% से बढ़ा के 100% कर दिया है ट्रू एलिमेंट्स में और कुल इन्वेस्टमेंट 138 करोड़ का है। कोहांस लाइफ साइंस की बात करें तो इनको जो है एक भी आपत्ति फॉर्म 483 में नहीं मिली है USFDA द्वारा इनके आंध्र प्रदेश के फैसिलिटी में। आज डिफेंस स्टॉक्स खास करके HAL पे नजर रखिएगा। सूत्र बता रहे 18 स्वदेश को कि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आज जो है ऑफिशियली आ सकते हैं भारत में। 16 से 19 तारीख तक मीटिंग रहेगी और प्रोक्योरमेंट जो P8L एयरक्राफ्ट होती है उसको लेके होगी और ये HAL डायरेक्ट बेनिफिशियरी इसका है। कैनरा बैंक की जो आर्म है कैनरा रोबेको AMC इनको फाइनल ऑब्जर्वेशन सेबी से मिल गया है ताकि वो RHP फाइल कर पाए। वैल्यू अनलॉकिंग है तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। गेल पे भी नजर रखिए, इनकी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है वहाँ पे जो है प्लान चल रही है लिस्टिंग की और इसके कारण बाकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स भी कल जो था हमने देखा कि वो बस कर रहे थे, सभी पॉजिटिव के तरफ थे। तो गेल पे भी नज़र ज़रूर रखिए, नए इनिशिएटिव्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। रेलटेल कॉर्प थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 2 ऑर्डर मिले 100 करोड़ के। और सोलर थीम स्टॉक्स विक्रम सोलर, वारी, प्रीमियर एनर्जी सब पे नज़र रखिए। एनर्जी मिनिस्टर ने जो है कहा है कि भारत स्वदेशी सोलर सेल्स टारगेट कर सकते हैं 2028 से और बहुत पॉजिटिव जो है अनाउंसमेंट्स उन्होंने जो इस सेक्टर के लिए किया। और आखिर में ट्रैवल फूड पे भी नज़र रखिएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है इनको अहम आप कह सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो और एग्रीमेंट्स देखने मिले हैं। तो नेट न्यूज़ फ्लोज बहुत है, सेक्टर स्पेसिफिक भी हैं और कुछ जो है आपका बाईबैक उस पर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ रिटेल शेयर होल्डर या एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दोनों पे जो है इन्फोसिस और IT स्टॉक्स पे आपको नज़र रखना चाहिए। बिल्कुल IT शेयरों पर नज़र रखनी चाहिए और हम देख रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं, देखिए आप देखेंगे, गौर करेंगे, कंस्ट्रक्शन को लेकर, इंफ्रा को लेकर, PSU, डिफेंस, रेलवे, अच्छी खबरें आ रही हैं और फिर से ऐसा लग रहा है कि PSUs, डिफेंस, पावर, ये तमाम जो थीम्स जो रह के जो एक्टिव होती रहती हैं वहाँ पर फिर से पैसे बन जाएंगे। हरीश जुझारे तैयार हैं हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ज़रा अपने ट्रेडिंग पिक्स हरीश जी शेयर कीजिए, कहाँ पर आप बुलिश हैं आज के सत्र के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल देखा है तो पहला चीज़ है कि निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद 25,000 का आंकड़ा क्रॉस किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और आज का गिफ्ट निफ्टी भी देखा है तो पॉजिटिव ओपन होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है और गिफ्ट निफ्टी है तो मुझे लग रहा है कि और आगे भी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है निफ्टी। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि अभी 24,160 के आसपास है जो 61% रिट्रेसमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक के लिए 1-2 दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी का बाउंस। और 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा रियलिटी में। अगर देखा है तो रियलिटी में बहुत सारा बीट एंड डाउन का स्टॉक्स वहां से रिकवरी आते हुए देखने मिल रहा है। मेरे उसमें रडार से है शोभा लिमिटेड। अगर शोभा लिमिटेड की चार्ट अच्छा देखते हैं लेकिन लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट करते हुए 200 मूविंग और इसके पास कल और परसों के दिन थोड़ा बाउंस बैक देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है और भी। और ऊपर लग रहा है कि मुझे स्टॉक प्राइस 1650 और 1680 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं शोभा लिमिटेड को। बाय करने की राय रहेगी और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1475 का और बाय करना चाहिए आज के लिए शोभा डेवलपर। और दूसरा स्टॉक रहेगा कॉनकोर। अगर कॉनकोर में देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे कंसोलिडेशन में है और एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बना है छोटे इंट्राडे स्टॉक चार्ट्स पर्सपेक्टिव से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कॉनकोर में भी। और ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स रहेंगे 600 के लिए बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 530 का। ठीक है, 530 का स्टॉप लॉस होगा कॉनकोर के लिए और शोभा के लिए 1475 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और शोभा का जो टारगेट होगा वो होगा 1680 रुपये का। तो ये 2 शेयर देखिए, रियल एस्टेट, इंफ्रा, इन्हीं से पिक्स भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल के आ रही हैं। कॉनकोर के लिए टारगेट होगा वो होगा 600 रुपये का, 550 रुपये का भाव है। थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर रखिएगा, इमीडिएटली आज में ये नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्योरली इंट्राडे ट्रेड नहीं है, थोड़ा सा इसको समय देना पड़ेगा आपको। लेकिन चलिए अपने एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। रोहन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मैरिको को लेकर एक जरा आपसे व्यू जानना चाहेंगे। एक कंपनी ये खरीद रही है, ट्रू एलिमेंट्स, मतलब एक्विजिशन तो कर लिया था, अब जो रिमेनिंग जो 46% जो स्टेक है वो भी 138 करोड़ रुपए में खरीद रही है। वैसे मैरिको के शेयर को हमने चलते हुए देखा है, रूरल प्ले भी है, अब जीएसटी का एक कट भी आ गया। आपको लगता है कि मैरिको में और ऊपर के लेवल हम देखेंगे यहाँ से? या गुड मॉर्निंग एवरीवन। सी मैरिको का आप लास्ट 5-10 साल का पूरा गेम प्लानिंग स्ट्रक्चर देखे तो कंसिस्टेंट दे आर एक्वायरिंग ब्रांड्स, और लास्ट जो कोविड के बाद जो सिलसिला हुआ है कि बहुत सारी स्टार्टअप ब्रांड्स हैव डन मोर बेटर देन अ कन्वेंशनल ब्रांड। सो वहाँ पे हमने HUL को मिनिमलिस्टिक लेके देखा या बहुत सारी अदर ब्रांड्स को लेके देखा। सो आई थिंक सो दैट इज द ओनली वे नाउ ऑल द FMCG ब्रांड विल वर्क, और मैरिको हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन ऑल द FMCG। तो 100% ऐसा लग रहा है, देखो ये बहुत ऐसा कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं होगा पर एक कंसिस्टेंट आपको डबल डिजिट ग्रोथ दे सकता है, एंड विद दिस ब्रांड कमिंग इन द पोर्टफोलियो द थिंग्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। लिए मैरिको पर तो फोकस है ही और नज़र रखेंगे। स्टॉक पर कंजम्पशन का पूरा बास्केट है जिस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें डिफेंस सेक्टर जो है यहाँ पर भी एक अच्छा खासा एक्शन हम इन दिनों देख रहे हैं। ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर भी है और आज के सत्र में भी आए दिन न्यूज़ फ्लोज के चलते, ऑर्डर विंस के चलते। हरीश, गुड मॉर्निंग। आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस जो है वो फोकस में रहता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BDL, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, कल के सत्र में हमने अच्छा एक्शन देखा। 16 से 19 सितंबर तक भारत दौरे पर US रक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहने वाले हैं। डिफेंस को लेकर अहम मुद्दों पर बातचीत, एयरक्राफ्ट्स खरीदने को लेकर चर्चा, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि इस बैठक का हिस्सा हो सकती हैं, और इसी के चलते डिफेंस का खेमा फोकस में रहेगा। अब ये तो न्यूज़ फ्लो हो गया। टेक्निकली डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आपको आकर्षक नजर आते हैं? मनसी जी, बिल्कुल अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से हमने एक करेक्शन देखने मिल रहा था डिफेंस सेगमेंट में, और वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 25 से 20% का करेक्शन भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी मेजर स्टॉक्स है जहाँ पे देखा जाए तो टेक्निकली सारे स्टॉक्स एक मेजर सपोर्ट्स के पास आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि 200 डे से निकल के ऊपर की ओर बाउंस करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि HAL की पहले बात करते हैं। देखिए 200 डे प्रिसाइसली सपोर्ट लिया था 4350 के आस, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि HAL में और थोड़ा पोटेंशियल हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी। अगर मुझे लग रहा है कि ऊपर के और टारगेट्स 4750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो वो शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर जैसे हमने पहले भी बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी तेजी है, मुझे लग रहा है कि जो भी है, मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेशन करना चाहिए नीचे जो भी डिप्स आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे HAL में बाइंग कर सकते हो, अभी भी ऊपर के और 4750 के टारगेट्स बना के देखने मिल सकते हैं। और दूसरा इसी में अगर देखा जाए तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा BDL में। अगर BDL में भी देखा जाए तो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन में से निकलते बाहर नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि BDL में भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पे स्टॉक प्राइस को मुझे लग रहा है कि 1600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मीडियम टर्म में। तो ओवरऑल लग रहा है कि HAL और BDL दो स्टॉक्स है। और अगर शिप बिल्डिंग में देखा जाए तो मस्डॉक जो स्टॉक्स है वहां पे भी मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन बाहर से निकलते हुए नजर आ रहा है और वॉल्यूम के साथ वो गेन होते नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मस्डॉक भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेजर ऑफ मेजर देखा जाए तो बिल्कुल डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा खासा बॉटम बनने नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा करंट लेवल्स पे बाइंग करने के लिए। स्टॉक्स आपने सुझाए, उनके स्टॉप लॉसेस एक बार वापस से दोहराइएगा प्लीज। अगर मस्डॉक में करंट लेवल से बाय करने सकते हो और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2650 का। मुझे लग रहा है कि उसके लिए टारगेट्स बनेंगे 2900 और 2950 के लिए। और अगर BDL की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि BDL में भी सेम चीज़ ही है, सेटअप भी। और मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स बन रहा है अभी 1430 के आसपास, तो उसी के स्टॉप का से बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1580 और 1600 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं BDL में। और अगर HAL की बात करते हैं, जैसे HAL में देखा है तो ऑलरेडी 2 दिन में थोड़ा बाउंस बैक कर चुका है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप मिलता है तो बाइंग करना चाहिए वापस 4520 4550 के आसपास। और ऊपर के वो टारगेट्स मुझे लग रहा है कि 4750 रहेगा एक मीडियम टर्म आउटलुक के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4400 का। ओके रोहन, हाय, गुड मॉर्निंग। टॉकिंग अबाउट IT सेक्टर एंड इन्फोसिस इन पर्टिकुलर, इन्फोसिस का बायबैक सबसे बड़ा ट्रिगर आज के लिए,
और कंपनी के मैनेजमेंट ने 18,000 करोड़ के बायबैक को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बायबैक जो है उसका 15% हिस्सा रिजर्व है, जहां रिटेल शेयर होल्डिंग के 5.4% हिस्से का बायबैक का और हर 100 शेयर्स पर 5 शेयर्स का बायबैक है। इस पूरे बायबैक के सिनेरियो पिक्चर को आप कैसे देख रहे हैं और रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए कैसे वर्कआउट होता हुआ दिखेगा आपके हिसाब से? बायबैक इज बीन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट के मैनेजमेंट इज वेरी पॉजिटिव और कहीं पे भी उसको वैल्यू लिख रख रही है। पहले डिविडेंड हम देते थे पर डिविडेंड बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन डजंट मेक सेंस, तो बायबैक इज द ओनली वे। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सो इट इज द 7th और 8th बायबैक कंसिस्टेंटली इन्फोसिस हैज डन एंड दैट्स ग्रेट। देखो बायबैक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉजिटिविटी एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, पर ओवरऑल अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई कैन दिस कंपनी आउट परफॉर्म, तो अभी के हिसाब से ऑन डेटा साइड और मैनेजमेंट कमेंट्री हिसाब से कोई डबल डिजिट ग्रोथ हमको लग नहीं रहा है। सो ऑन बायबैक पॉइंट इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन इन्फोसिस। जी बिल्कुल, इस पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे और याद रखिए ये पहला बायबैक होने वाला है जहाँ पे जो टैक्सेशन रूल्स है वो भी थोड़ी चेंज हो गया। अब कितना अट्रैक्टिव होता है ये तो ये समय बताएगा, बिकॉज 1 महीना लगने वाला है जिस तरह ये जो अप्रूवल्स आने वाले हैं। लेकिन रूपक आपसे जो है हम बात करेंगे थोड़ी कैपिटल मार्केट वाले थीम स्टॉक्स पे। बहुत वॉलेटाइल काउंटर रहते हैं और अब देखा जाए तो बीएससी, एंजल वन कल गिरावट भी आ रही थी, लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रही थी ना स्वदेशी कि आज एक अहम बोर्ड सेबी की बोर्ड मीट है जहाँ पे जो वायदे बाजार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म वो शायद आज पार्ट में ना हो और डिस्कशन भी ना हो, जो वीकली एक्सपायरी को जो प्रपोजल है कि उसको एंड कर दिया जाए। ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या बात करी, ये आपसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है सेबी के बोर्ड मीट से आज से, कि दोनों साइड स्टोरी होती है, तो आपसे बस वही जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कम्युनिटी में क्या बातचीत चल रही है सेबी बोर्ड मीट में। उसके बाद हम कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स पे जो है वो भी आपसे चर्चा करेंगे कि कहीं पे अट्रैक्टिवनेस या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, पर फिर भी तो ज़रा बताएं रूपक। तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन ऐसा ही रहेगा कि जो रिटेल का जो साइड है वो प्रोटेक्टेड रहे, एट द सेम टाइम जो वॉल्यूम्स जो हो रहा है एक्सचेंज में, बीएससी, एनएससी में, वो भी बरकरार रहे। बेसिक एक्सपेक्टेशन वही है। और जैसे कि सुबह न्यूज में भी दिखा रहा था, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि वीकली एक्सपायरी बंद होने वाला है, ऐसा कुछ रूमर जो है वो खाली रूमर्स ही है, सच नहीं है। तो ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है हमारा। और टेक्निकली बात करें तो बीएससी का, पर्टिकुलरली बीएससी का बात करें, स्टॉक की बात करें तो बीएससी का ना एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है 2100 पे। 2100 सपोर्ट के पास ही है। 2100 नहीं टूटा डिसाइसिवली तो फिर एक पुल बैक दिख सकता है स्टॉक में, जो कि स्टॉक को 2600 तक लेके जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। बट 2100 के नीचे रियल वीकनेस चालू होगा। देख अच्छे सपोर्ट लेवल पे बीएससी है, रिकवरी भी आ सकता है, आप कह सकते हैं एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द ट्रेड में। हरीश जी गुड मॉर्निंग, शरद हियर। वैल्यू अनलॉकिंग पे जो है बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। वैल्यू अनलॉकिंग की जब मैं बात करता हूं तो जो लिस्टेड कंपनीज है उनके आर्म्स की जो लिस्टिंग को लेके कैनरा बैंक के लिए भी एक न्यूज़ फ्लो आया है। कैनरा रोबेको एएमसी, इनको फाइनल ऑब्जर्वेशन सेबी के जरिए आ गया आरएचपी का। और गेल, इनकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आर्म, इनका भी लिस्टिंग आ सकता है। 5 से 7, गेल का साइज इतना बड़ा है कि सिर्फ 5 से 7% रेवेन्यू जो है उनके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आर्म में देखने मिलता है। लेकिन कैनरा बैंक, गेल, वैल्यू अनलॉकिंग है। चार्ट सेटअप क्या अच्छा लग रहा है आपको? कैनरा बैंक का अच्छा लग रहा है या गेल का अच्छा लग रहा है? हमने ऑफ कोर्स ब्रोकिंग कम्युनिटी की अपग्रेड्स भी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं और गेल ऑलमोस्ट डेज हाई पे कल बंद हुआ था, 3% ऊपर है। बट लगता है कि थोड़ी री रेटिंग फंडामेंटली जो है 2-3 न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं और आने भी वाले हैं 2-3 हफ्ते में। ज़रा बताएं गेल और कैनरा बैंक दोनों में जो है कौन सा अट्रैक्टिव ज़्यादा लग रहा है? हरीश। गुड मॉर्निंग शरद जी। Good morning. बिल्कुल, अगर देखा है तो कैनरा बैंक की पहले बात करते हैं, डिस्कस कर लेते, तो मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक के देखिए क्लियरली आउट परफॉर्म स्टॉक है, जिसमें अगर पीएसयू बैंक्स में देखा है तो क्लियरली एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके चल रहा है। जब भी थोड़ा भी बाउंस डिप आता है वहां से शार्प बाउंस देखने मिल रहा है। तो फिलहाल देखा है तो देखिए ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस जो है, अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं पहले, तो 103 से लेके ऑलमोस्ट अभी 112 तक बाउंस किया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम फिजल आउट हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 115 के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मेरा ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल यहाँ पे एक क्लियरली एक तेजी का
इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, जो हायर टॉप हायर बॉटम भी है। मुझे लग रहा है कि एक बार 115 का लेवल अगर निकल है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट बन जाएगा। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि 123 124 लेवल्स के लिए एक ओपन अप हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाइंग करके रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा वेट करना चाहिए डिप के लिए। डिप आए तो मुझे लग रहा है कि 109 108 के आसपास, तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं। उस टाइम पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 104 का कैनरा बैंक में। अगर गेल की बात करते हैं, देखिए गेल में अभी तक देखा है तो कंसोलिडेशन में ही है स्टॉक प्राइस। अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ऊपर की ओर मल्टीपल रेसिस्टेंस जोन से अभी भी देखा है तो 185 186 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए गेल के लिए। जब तक 185 के ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि गेल में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। थोड़ा वेट करे और वेट एंड वॉच करे। 185 के ऊपर निकल रहा है तो वहां पे बाइंग करने की राय रहेगी गेल में। 85 के ऊपर निकले तो खरीदें आप गेल को, वेट एंड वॉच करने की सलाह है। एक और कंपनी फोकस में आज रहेगी और हो सकता है कि आज गैप के साथ भी खुले, ये वो है कोहेंस लाइफ साइंसेज। इसको पहले आप सुवेन फार्मा के नाम से जानते थे, नाम फिर इसका बदल गया, कोहेंस लाइफ हो गया। और खबर यह है कि यूएस एफडीए ने आंध्र प्रदेश प्लांट का जीएमपी ऑडिट पूरा किया है। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी कि कोई आपत्ति नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। कल भी हमने शेयर में थोड़ी सी तेजी देखी है। रूपक जी, कोहेंस लाइफ साइंसेज थोड़ा रेंज में रहा है शेयर, ये बताइए क्या करना चाहिए? ट्रेड बन रहा है इसमें आपके हिसाब से? जी, मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न जो डेली चार्ट पर दिख रहे हैं, तो ये पहले तो एक लोअर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न जो डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न था, उसका एक रिवर्सल आने का इनिशियल इंडिकेशन दिख रहा है चार्ट पे। सबसे पहले तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर एक दो दिन का जो कंसोलिडेशन था ना, ये इससे पहले एक रैली हुआ, रैली उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद एक और रैली का एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है यहाँ से लॉन्ग की साइड में जाना चाहिए। अपसाइड में 1160 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 970, 970 के आसपास। ठीक है, 970 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यानी कि यहां से 23 रुपए नीचे का कोहेंस लाइफ साइंसेज को लेकर ये व्यू है। डिफेंस शेयर लगातार मोमेंटम में फिर से हैं और हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स भी अच्छी आ रही हैं। खबरें भारत डायनेमिक्स को, मझगांव डॉक को लेकर। आज जो खबर है वो HAL से रिलेटेड है और बाकी भी डिफेंस से आप जोड़ के इसको देख सकते हैं कि 16 से 19 सितंबर तक अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं वो भारत दौरे पर रहेंगे और P-81 एयरक्राफ्ट खरीदने पर चर्चा हो सकती है, इसकी संभावना है। वैसे भी लगातार हम देख रहे हैं कि मोमेंटम दिख रहा है, फिर से एक नई एक उत्साह नजर आ रही है सेक्टर में। रोहन भाई, अगर डिफेंस में किसी को अगर नए सिरे से कुछ प्लानिंग करनी हो तो आपके हिसाब से वो कौन से शेयर है जो रडार पर होनी चाहिए? या जितनी भी है बहुत सारी खबर है, बहुत सारी हीटेड हो भी गया था और हमने अच्छा करेक्शन भी देखा है। ऑनेस्टली अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि देयर कैन बी एनीथिंग, पर भारत डायनामिक्स वुड बी समथिंग विच वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस वैल्यूएशन। ऊपर से नियरली अबाउट 32% करेक्ट भी हो गया है, एंड मझगांव डॉक आल्सो वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो ये दो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन टू। और वन मोर कंपनी जो मिक्स ऑफ कैपिटल गुड्स प्लस डिफेंस प्ले है, दैट इज BEML। बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है और अच्छा ऑर्डर बुक भी है। सो 3 बेस्ट स्टॉक्स ऑन द डिफेंस साइड। ठीक है, बढ़िया है। BEML रेलवे का भी प्ले है, डिफेंस का प्ले है और अच्छी खबरें भी BEML के लिए हाल फिलहाल हम आते हुए हमने देखी हैं। 4050 रुपए का प्राइस, इस पर आप दांव लगा के चल सकते हैं। लेकिन ब्रोकरेजेस की बाजार में नजर कहां पर है, वो क्या खरीदने की या फिर कौन से शेयरों को लेकर वो बुलिश हैं, कहां थोड़े बेरिश हैं, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी आशीषा अध्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कितनी कंपनीज आप लिस्ट में लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो सबसे पहले VRL लॉजिस्टिक्स से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है। 350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि GST कट के चलते इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा और इसी के साथ प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर मैनेजमेंट का हमेशा से ही फोकस रहा है और इसके चलते भी रेवेन्यू अपटेक काफ़ी अच्छा दिखाई देता हुआ नजर आ सकता है।
उन्होंने कहा कि रियलाइजेशन स्टेबल रहेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ भी FY26 में फ्लैट ही दिखेगा, लेकिन उसके बाद FY27 में 7 से 8% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर। इसी के साथ हाई मार्जिन प्रोफाइल कंपनी मेंटेन करती आ रही है, तो वॉल्यूम ग्रोथ के साथ मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके चलते खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है और 350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य GST कटौती से वॉल्यूम्स को सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पिडिलाइट पर एक रिपोर्ट है, यहाँ पर नुवामा से आती हुई खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 3785 का उन्होंने लक्ष्य रखा है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर। उनका मानना है कि टाइल्स अधेसिव्स अभी भी एक हाई ग्रोथ स्टोरी है, लो पेनिट्रेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो है कंपनी का, जिसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ प्रोफाइल और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी दिखेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर पाएगी, वॉल्यूम ग्रोथ भी डबल डिजिट में रहेगा और 20 से 24% के एबिटा मार्जिन का कंपनी का एम है। तो काफ़ी अच्छा आउटलुक, जिसके चलते खरीदारी की राय 3785 का लक्ष्य, टाइल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में कल के सत्र में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखी थी। सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक्शन था और आज एंटी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने पूरे सेक्टर पर आउटलुक दिया है। उनका मानना है कि इंडिया अपस्ट्रीम वैल्यू प्रपोजिशन है अभी भी इस सेक्टर में। इसी के साथ स्टीप डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो सभी कंपनीज काफ़ी इनएक्सपेंसिव नजर आ रही है। ONGC पर खरीदारी की राय 310 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ उन्होंने ऑयल इंडिया पर भी खरीदारी की राय और 520 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो ONGC, ऑयल इंडिया और सभी ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स इस एंटी की रिपोर्ट के चलते आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया शीशा। तो ये तमाम शेयर फोकस में रहेंगे। इस बीच देखिए ब्लॉक डील एक आई है, इटर्नल की 70 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। अभी 2 दिन पहले भी इटर्नल में एक ब्लॉक डील आई थी, तो प्रोमोटर हो सकता है कि थोड़े थोड़े शेयर बेचते होंगे और नए निवेशक इसमें आ रहे होंगे। अब तो डिटेल कल आएगी किसने बेचा, मतलब किसने खरीदा है ये, लेकिन कल हमने देखा शेयर की ये फिर से 330 रुपये के ऊपर गया था। ये तेज़ी पर बंद हुआ, करीब 1.25% के आसपास फीसदी की तेज़ी इसमें रही और हमने देखा है कि लगातार मोमेंटम ये शेयर रहा है। अगर आप 52 वीक लो को देखेंगे तो 200 रुपये के आसपास है, वहाँ से बढ़ते बढ़ते देखिए 330 रुपये का शेयर ही हो गया इटर्नल का। तो एक मजबूत कंपनी और ग्रोथ वाली कंपनी, वैल्यूएशन को लेकर थोड़े सवाल होते हैं, अदरवाइज तो मामला इसका ठीक है। एक अच्छा एक राय इस पर ले लेते हैं रोहन भाई। इटर्नल रिकॉर्ड हाइस पर तो है, फाइनेंशियल्स भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। किसी को अगर नया निवेश करना हो आप रेकमेंड करेंगे या फिर अब थोड़ा सा करेक्शंस आ जाएं तो बेहतर कंफर्ट होगा उसमें? नहीं, 5-10% करेक्शन की मैं बात नहीं करूंगा, पर मैं आपको ओवरऑल थीम देता हूं कि अगर आपका फोन में कोई ऐप आप यूज कर रहे हो और उसने स्पेस ले ली है और आप एटलीस्ट एक बार वीक में इसको यूज करते हो, तो आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट प्ले। और इटर्नल जिस हिसाब से कर रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड प्लस ब्लिंकिट टू होल्ड ऑन टू, सो आई फील इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट। 5-10-15% करेक्शन आ सकता है बिकॉज आप समझिए कि ये थोड़ी लिक्विडिटी और ये वॉलेटाइल चीज है, पर ओवरऑल आई थिंक सो इट कुड बी एटलीस्ट 3x from 2 to 3 years। ठीक है, इटर्नल को लेकर ये व्यू। इस बीच श्रीराम फाइनेंस कल ये भी शेयर चला, इनफैक्ट निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल था और उसमें भी ब्लॉक डील आई है। रिलायंस में अभी छोटी छोटी ब्लॉक डील देखिए आती रहती है, मतलब ये बहुत कम इक्विटी ये ट्रांसफर होती है, ऐसे आती रहेगी। लेकिन जो आ रहा है हमारी टिकर टीम आप बहुत ही मुस्तैदी के साथ आपको सारी की सारी चीज़ें नोटिस करा रही है। इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस और रिलायंस की ये ब्लॉक डील। चलिए छोटी सी ब्रेक ले रुकेंगे, जो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो करेंगे मार्केट्स लाइव की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और कुछ और धमाकेदार ट्रेड आपको हम बताएंगे, आपके जाएगा नहीं। सो मार्केट्स लाइव देख रहे हैं आप। प्री ओपन सेशन की बस शुरुआत होने ही जा रही है और फ्राइडे सेशन में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं इस पर विस्तार
लगातार हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत का दौर जारी है और इसी कड़ी में हरीश जुजारे, रूपक दे और रोहन मेहता तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बातचीत हम उनके साथ कर रहे हैं। सेबी के इम्पोर्टेंट बोर्ड बैठक से शुरुआत करते हैं एंड रोहन, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। पिछले दिनों हमने एक्सपायरी को लेकर कई सारे बदलाव देखे। ट्यूसडे एक्सपायरी जो है निफ्टी की, वहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे। जो शिफ्ट था, इस शिफ्ट पर हमने विस्तार से बातचीत भी की। लेकिन इन दिनों एक्सचेंज एंसलरीज की चाल की अगर बात करें, रोहन, हम देख रहे हैं कोई खास एक्शन नहीं नजर आ रहा है। कल के सत्र में भी नजर आया बीएसई लिमिटेड, कैम, सीडीएसएल, एंजल वन, ये तमाम स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव। इन पर्टिकुलर बीएसई लिमिटेड की अगर बात करें, 2 सेशन में 7% की गिरावट है, एंजल वन में 4% की गिरावट है। आई नो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव नहीं आप बताएंगे, लेकिन ऑन अ फंडामेंटल बेसिस एक्सचेंज एंसलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? आई थिंक सो जो लास्ट हमने तकरीबन डबल डिजिट ग्रोथ देखा था वो इट वाज बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिकली मैं एक्सचेंज और ब्रोकरेज की बात करूं वाज बिकॉज ऑफ द ऑप्शन वॉल्यूम। हम जितना भी बात करते हैं जितने भी ब्रोकर के साथ बात कर रहे हैं, अभी ये सब स्केप्टिकल मोड पे है कि अभी हम कौन सी इनकम ज्यादा लेंगे, बिकॉज आज तक लास्ट 3-4 साल में ऑप्शन से ही सबसे ज्यादा, डेरिवेटिव से सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा था, प्लस वेल्थ प्रोडक्ट से। सो आई थिंक सो यहाँ पे एक थोड़ा पॉज अपने को रखने की जरूरत है। देखते हैं कि क्या चीज हो रही है। वेल्थ साइड कंपनी विल बी मोर बेटर देन द ब्रोकिंग साइड ऑफ देन द exchanges company, that is very clear. So as of now wait and watch, but we are not positive on exchanges and the broking platforms. फिलहाल वॉच लिस्ट में रखने हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म प्ले एक्सचेंजेस एंड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स को। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर आज फोकस रेडार पर रहेंगे। इस लिस्ट में एनबीसीसी का स्टॉक भी नजर आ रहा है और कंपनी के लिए खबर आई है। रूपक, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। राजस्थान सरकार के साथ करीब 3,700 करोड़ का करार किया है। दरअसल जयपुर में कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की योजना है। राजस्थान मंडपम सहित कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट की योजना बनाकर कंपनी चल रही है। एनबीसीसी इन बिटवीन 5 पैसे मजबूती के साथ रुपए की शुरुआत भी हुई है। डॉलर के मुकाबले 88 रुपये 41 पैसे पर रुपया खुला है। रूपक, कमिंग बैक टू यू, एनबीसीसी 111 के लेवल्स पर कल हमने क्लोजिंग देखी थी। आज के सत्र में शायद न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट, प्री ओपन में ऑलमोस्ट 4% के गेन्स हैं। टू अर्ली टू से, लेकिन स्टॉक पर टेक्निकल टेक क्या होगा? एनबीसीसी ने परसों ही एक ब्रेकआउट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर एवरेज को रिक्लेम किया था। तो सेंटिमेंट तो डेफिनेटली कल और परसों ऑलरेडी पॉजिटिव था। आज का न्यूज के चलते और पॉजिटिविटी आएगा स्टॉक के अंदर। बट स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है 112 पे, तो 112 के आसपास शायद खुलने के चांसेस है। 112 के ऊपर सस्टेन करे तो 120 तक जा सकता है और नीचे फिलहाल सपोर्ट हो जाएगा 107 रुपये का। तो चलिए, ये राय, ये लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। एनबीसीसी में ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी पर खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक। लेकिन इस बीच चांदी जो है एमसीएक्स पर नए रिकॉर्ड स्तर छू रही है। चांदी और प्रेशियस मेटल्स पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। 1,28,294 का रिकॉर्ड स्तर एमसीएक्स पर चांदी ने छुआ है। 1,28,027 के लेवल्स पर इस वक्त हम कामकाज देख रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स पर लगातार फोकस है हमारा, और सोने चांदी की बात करें तो लगातार हम ये आपको बता रहे हैं सेफ हेवन के तौर पर तो मजबूती है ही, लेकिन अब एक नए आयाम पर ही पहुंचते हुए प्रेशियस मेटल्स, और इन कंपैरिजन गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर इवन बेटर आउट परफॉर्म करता हुआ। वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। फ्राइडे सेशन बाजार के लिए आपके हिसाब से कैसा दिखेगा? स्टॉक स्पेसिफिक बाजार खुलने से पहले आइडियाज क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है एंड बुल्स जिस तरह से एक्टिव हो रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो भी 1.1 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है कई सेशन से। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि पुट राइटर्स अपना बेस हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। मार्केट्स में पॉजिटिव रुझान रखना है, बायो डिक्लाइन की रणनीति ही हमें अप्लाई करनी है, और नेक्स्ट अप हम 25,200 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे। ऑफ कोर्स 24,900 के एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान रखते हुए ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी जारी है, तो हम सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम के साथ प्ले आउट करें।
ठीक है शिवांगी, गुड मॉर्निंग। फिर अपने ट्रेड्स भी बता दीजिए, आज आपका फोकस कहां पर है? जी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो ट्रेड के फोकस आज अपोलो हॉस्पिटल पे रहेगी। यहाँ पे हमने देखा है कि काफी एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, और प्रीवियस हर्डल भी सरपास किया है स्टॉक ने 7900 के ऊपर। हमने देखा कि लगातार पिछले 2 दिनों से स्टॉक सरपास कर रहा है। वीकली बेसिस पे भी हायर जोन्स पे कंसोलिडेशन हुई है, बेस रिस्पेक्ट हो रहा है, यानी कि अपमूव की पूरी जगह बन रही है। तो यहाँ पे 8200 के 8200 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 7720 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, 8200 के टारगेट होंगे, 7720 ये होगा स्टॉप लॉस अपोलो हॉस्पिटल के लिए। चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं इसके शिवांगी को। लेकिन इसके अलावा कौन से शेयरों में आज पैसे बनाने के मौके बनेंगे खबरों के दम पर, जहां पर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं नौके नवरत्न लेकर। शरद बताइए, कहां पर आज फोकस रखें? जी, सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक आज रहेगा इन्फोसिस। इन्होंने अपनी बायबैक अनाउंस कर दी है। 18,000 करोड़ रुपए का ये बायबैक है। 1800 रुपये में बायबैक की बात करें तो प्रीमियम लगभग 19% का जो है देखने मिल रहा है। नेट जो है आप कहेंगे कि ये न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 5% का है और कंपनी 10 साल का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हेंस ब्रांड्स के साथ की है, तो ये जो है स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। BSE एंजल वन सोर्सेज बता रहे ET नाउ को कि लॉन्ग टर्म F&O कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आज F&O के बोर्ड मीट में जो है नई एजेंडा में नहीं रहेगा। सेबी की कोई प्रपोजल नहीं है कि वीकली एक्सपायरी को ख़त्म किया जाए, तो रिकवरी हमें BSE एंजल वन कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स पे देखने मिल सकती है। NBCC MOU साइन किया रिको प्रोजेक्ट के साथ 3700 करोड़ रुपए का ये बड़ा ऑर्डर विन है, तो स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। वही HAL पे नज़र रखिए। सूत्र ET नाउ स्वदेश को बता रहे कि US डिपार्टमेंट डिफेंस ऑफिशियल्स आ सकते हैं और ये अराइवल जो है 16 से 19 सितंबर तक देखने को मिल सकता है, और P8L एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट को लेके रहेगा। कैनरा बैंक के लिए पॉजिटिव है। कैनरा रोबेको AMC को फाइनल ऑब्जर्वेशन आ गया है सेबी से, जहां पे वो RHP फाइल करने वाले हैं। गेल पे भी नज़र रखिएगा। सिटी गैस आम जो है गेल की, अब वो जो है प्लानिंग कर रहे हैं लिस्टिंग को लेके, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। नए इनिशिएटिव्स भी अनाउंस हो सकते हैं 2 से 3 हफ्ते में। लोडा डेवलपर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 30,000 करोड़ का करार किया इन्होंने ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क को लेके। और आज के सोलर थीम स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। वारी, विक्रम सोलर, टाटा पावर और प्रीमियर एनर्जीज। यहाँ पे भारत में 2028 तक स्वदेशी सोलर सेल बनाने का जो है प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री ने रखा है, तो इस पे जो है आपके सारे सोलर थीम स्टॉक्स पे जो है अच्छी मोमेंटम आ सकती है। और हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, जो हम आपको बहुत दिन से कह भी रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में अट्रैक्टिवनेस देखने मिल रहा है। नोवामा ने भी अब रिपोर्ट निकाला है, उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य 3785 का दिया है पिडलाइट पे। तो ये 9 अहम स्टॉक है जहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा आज। ठीक है, तो ये 9 शेयरों पर आप फोकस करके चलिए। और आज तो सभी के फोकस में, पूरे बाजार के फोकस में होगा कि इन्फोसिस का प्रदर्शन कैसा रहता है। देखिए, जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, मान के चलिए कि जो रिटेल जो शेयर होल्डर हैं, अगर 100 शेयर आप टेंडर करेंगे तो 5 ही आपके एक्सेप्ट होंगे, तो बहुत ज़्यादा वैसे तो बेनिफिट नहीं होगा। और जो प्राइस भी निकल के आया है हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम है। साइज़ ठीक है, साइज़ तो 18,000 करोड़ रुपए की साइज़ को लेकर दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रीमियम दे रही है कंपनी अपने शेयर वापस खरीदने के लिए, वो थोड़े से कम है। तो देखते हैं आज अपने गेंस को क्या इन्फोसिस टिका पाती है। करीब 1.5-2% ऊपर खुलने के संकेत मिल रहे हैं, वहाँ पर ये प्राइस फ्रीज हुआ है। हो ये सकता है कि देखिए, जब तक वो बायबैक वगैरह की डेट नहीं आ जाती है कि कब आप शेयर टेंडर करेंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आपने खरीदा, ठीक है, जितने एक्सेप्ट हुए नहीं हुए तो आपके पास वापस आ गए, तो उसके चलते लोग थोड़ी से ना एक्टिव होते हैं। और आज हम फिर से थोड़ी सी ना एक्साइटमेंट बिल्ड होते हुए देखेंगे इन्फोसिस के शेयर में। देखते हैं ये टिकता है या नहीं टिकता है। थोड़ा सा भाव कम है हमारी उम्मीद से। इस बीच पारस डिफेंस के लिए एक ऑर्डर की खबर आई है। इंडिया ऑप्टेल से 25-26 करोड़ रुपए का 26.6 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। तो एक जरा व्यू ले लेते हैं इस पर। शिवांगी, पारस डिफेंस जरा चेक कीजिए, कैसा लगता है ये शेयर आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाला खेमा फिर से सक्रिय है बाजार में इस वक्त। जी बिल्कुल, डिफेंस स्पेस में स्टॉक्स काफी मोमेंटम कैचअप करते हुए दिख रहे हैं, बट ये काफी स्टॉक्स जो है काफी महीनों से बीटन डाउन होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे काफी एक अच्छी फॉलो अप रिक्वायर्ड है स्टॉक्स को सस्टेन करने के लिए। पिछली बार हमने देखा था सितंबर
कि शुरुआत में भी ये स्टॉक जो है अटेम्प्ट्स किया ज़रूर था। लगातार हमने देखा था कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है और 680 के लेवल्स भी क्रॉस हुए थे, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से ड्रिप देखने को मिली। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये स्टॉक अब मोमेंटम कैच अप करके 680 के ऊपर होल्ड करे। ऑफ कोर्स 680 पे एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक की तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इसके ऊपर अगर ये होल्ड करता है तब हम एक फ्रेश लेग ऑफ रैली की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे स्टॉक में। ऑलराइट, तो चलिए एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई। इस बीच पारस डिफेंस के लिए एक खबर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 0.5% गेंस के साथ इस स्टॉक में हम देख रहे हैं बाजार की शुरुआत में शायद इस स्टॉक में करीब आधे से 1% तक की मजबूती नजर आए। ऑर्डर विंस की एक खबर जिसके चलते अब फोकस रेडार पर 25,000 के पार निफ्टी शुरुआत करने की तैयारी करता हुआ। बस 4 मिनट बचे हैं बाजार खुलने के लिए। क्विकली हरीश, आपसे एक टेक रेलवे स्टॉक्स पर जानना चाहेंगे। कल के सत्र में मजबूती थी, जुपिटर वेगन्स में कंपनी को एक ऑर्डर मिला था जिसके चलते तेजी थी। आरवीएनएल, कॉनकॉर्ड, टेक्समैको रेल जैसे स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर थे। आज के सत्र में अभी कोई बड़ा एक्शन या मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, लेकिन रेलवे स्टॉक्स में कोई पसंदीदा शेयर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से मोमेंटम तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल, लेकिन जो फॉलो अप बाइंग होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है रेलवे स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि जो भी है सपोर्ट्स के आसपास ये मेजर, जैसे आरवीएनएल देखा जाए तो आरवीएनएल भी सपोर्ट से बाउंस बैक करते हुए नजर आए। तो यहाँ पे एक मोमेंटम तो बिल्टअप हो रहा है, लेकिन फॉलो अप बाइंग कहीं ना कहीं मिसिंग है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कुछ ना कुछ थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक एक बड़ा सा कुछ ना कुछ इंडिकेशंस ना आए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाउंस बैक तो मिल सकता है, लेकिन मेजर टर्न अराउंड अभी थोड़ा वेट करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए रेलवे स्टॉक्स में। रिफाइनिंग स्पेस में शिवांगी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो में अच्छी मजबूती कल के सत्र में नजर आई थी। आज प्री ओपन के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए क्या राय होगी? 0.5% गेंस के साथ खुलने की तैयारी आज भी करते हुए ये स्टॉक्स? काउंटर्स में काफी एक अच्छा मोमेंटम इमर्ज होते हुए जरूर दिखा है। पर अगेन हमने देखा है कि ये स्टॉक्स काफी कंसोलिडेट किए हैं और काफी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है हमें लगातार पिछले 10 हफ्तों से। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये अपने क्रूशियल एवरेजेस के ऊपर अब होल्ड करते हुए दिखे, तब जाके यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल। चेन्नई पेट्रोकेम पे जो है नज़र ज़रूर रखें। 2 दिन पहले मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लगभग आप कह सकते हैं कि 1 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है टारगेट 2030 में रेवेन्यू में सेट करेंगे। उसके बाद से जो है इन सारे ही ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में जो है मोमेंटम और बस देखने मिला। रूपक, आपसे एक सवाल मेरा रहने वाला है न्यू एज टेक स्टॉक्स पे। यहाँ पे देखें तो नेट जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है इन काउंटर्स में देखने मिल रही थी 1-2 सेशंस में, बट यहाँ पे कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं पे अच्छा लग रहा है, जैसे कि पीबी फिनटेक और पेटीएम में जो है थोड़ी सी जो है मूव्स देखने भी मिली है। पीबी फिनटेक खास करके उतना ज़्यादा मूव नहीं दिया एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो कंजम्पशन नेम है या पेटीएम है। तो ज़रा पीबी फिनटेक पे आपकी राय एक बार लेना चाहूँगा। रूपक, ज़रा बताएं चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? जी, मुझे भी एक एक्सपेक्टेशन था पीबी फिनटेक से कि एक सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखाएगा, क्योंकि सेंटिमेंट एक पैटर्न बना था, एक ब्रेकआउट दिया था, पैटर्न ब्रेकआउट दिया था वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, बट वो मोमेंटम, वो सेंटिमेंट वर्कआउट किया नहीं। बट अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है। स्टॉक वीकली चार्ट पे 21 वीक सीएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 1750 के स्टॉप लॉस रहेगा, उसके ऊपर होल्ड है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड की एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स 2200 एंड अबव। मेरे एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। 2200 के टारगेट सीधे 1800 रुपए का भाव है। रुपए जी कुछ सुपर बुलिश है पीबी फिनटेक के शेयर पर, यानी कि पॉलिसी बाजार। ठीक है, चलिए बाजार अब खुलने वाले हैं। करीब 30-35 सेकंड के आसपास का समय शेष है। ये 1750 का स्टॉप लॉस, 2200 के पोजिशनल टारगेट आप लगा के रखिए पीबी फिनटेक में। ओपनिंग पॉजिटिव होगी उसके संकेत मिल गए थे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था 85-90 अंक ऊपर, थोड़ा सा उससे कम 68 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुल रहा है
और अच्छा है। देखिए जितना कम गैप के साथ खुले ना, नए नए जो सवारियां जिनको चढ़नी है बाजार में भी, जो थोड़ा सा सवारी नहीं कर पाए पिछले एक हफ्ते की रैली में, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। निफ्टी बैंक करीब 100 अंकों पर खुलेगा और इन्फोसिस पर नजर रहेगी। करीब 2% की शुरुआत को देखते हैं। प्री ओपन में दिख तो रहा है, क्या यहाँ पर खुल के इसको टिका पाता है, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। बाजार की शुरुआत हो गई है 70 अंक ऊपर निफ्टी, 150 अंक ऊपर निफ्टी बैंक। तो शुरुआत अच्छी हुई है 0.25% के गेंस के साथ। दोनों इंडेक्स ने अपनी स्टार्ट किया है आज सेशन का। हालांकि निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों पर प्रेशर हम देख रहे हैं। 7 सत्र की तेजी हो गई है। 7 सत्र में लगभग 1100 पॉइंट निफ्टी बैंक चढ़ गया था और अब हम देख रहे हैं कि आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी नरमी आ रही है। इन्फोसिस शुरुआत अच्छी की है। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक, 1800 रुपए का प्राइस, करीब 2.5% की इक्विटी और ये हाईएस्ट एवर इनका ये बायबैक है इन्फोसिस का, 5वां बायबैक। शेयर होल्डर्स रेस्पेक्ट कर रहे हैं। नए निवेशक, नए शॉर्ट टर्म ट्रेडर एक्टिव हो रहे होंगे इन्फोसिस के शेयर में और हम देख रहे हैं कि 2% ऊपर ये शेयर कारोबार करते हुए दिखाई देगा। 1535 रुपए का भाव है। निफ्टी का ये टॉप गेनर है। और सीएलएसए की कल रिपोर्ट एक आई थी। सीएलएसए ने कहा था कि हो सकता है कि टीसीएस भी बायबैक लेकर आए। देखिए काफी कैश पाइलअप होता है आईटी कंपनीज के पास, वो क्या करेंगी, फिर वो रिवॉर्ड करती हैं अपने इन्वेस्टर्स को और ये टैक्स एफिशिएंट एक तरीका भी है, ईपीएस बढ़ाने में मदद करता है। तो ये और थोड़ी मुश्किल दौर से गुजरी आईटी कंपनी, थोड़े कॉन्फिडेंस को भी रिस्टोर करने का तरीका होता है। तो आप देखेंगे इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, ये सारे के सारे शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको शामिल दिखाई देंगे। कहां पर नरमी है? इटर्नल में एक छोटी सी ब्लॉक डील हुई थी। इटर्नल 0.25% नीचे, एचयूएल 0.25% नीचे, अल्ट्राटेक में थोड़ी सी नरमी, आईटीसी थोड़ा सा नरम है, ग्रासिम सपाट कारोबार हो रहा है। एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी हम गिरावट देख रहे हैं और निफ्टी बैंक पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ ऊपरी स्तर से, हालांकि अभी भी हरे निशान में है, लेकिन जो तेजी है वो 50 अंकों के आसपास की है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट के संकेत आज आपको अच्छे दिखाई देंगे क्योंकि करीब 1800 शेयर ऊपर हैं और करीब 325 शेयर इस वक्त नीचे हैं। यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 4 से 5 बढ़ने वाले शेयर बाजार में हैं। लेकिन चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, अन्य शुक्रवार की तरह नहीं होगा। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगत आपको बता रहे थे कि संकेत बेहतर है, तो थोड़ी सी अलग तस्वीर बाजार की आज हो सकती है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ऊपरी स्तर पर हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आए और ये शुक्रवार के चलते नहीं होगा। ये इसलिए होगा कि 7 सत्र की एक तरफा रैली हो चुकी है और कई सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के चलते ये हमें देखने को मिली है। कुछ और शेयरों पर नजर डालते हैं। ल्यूपिन करीब 3% ऊपर आपको दिखाई देगा। बीएससी की बात करें 2% की तेजी बीएससी को लेकर। देखिए खबर यह है कि आज सेबी की जो बोर्ड बैठक होगी उसमें ऑप्शंस का ड्यूरेशन बढ़ाने को लेकर, एक्सपायरी ड्यूरेशन को लेकर कोई फैसला नहीं होने की उम्मीद है। एमसीएक्स में तेजी है, एस्ट्रल तेजी में है। लोढ़ा ने 30,000 रुपए का एक करार किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ डेटा सेंटर पार्क के लिए। करीब 2% के आसपास की तेजी लोढ़ा के शेयर में देख रहे हैं और बाकी मार्केट प्लेटफॉर्म वाले सारे के सारे शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो बाजार की जो शुरुआत हुई है वो गेंस थोड़े से कैप्ड हैं, थोड़े सीमित हैं और एकमात्र शेयर इन्फोसिस है जहां पर हम देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा की तेजी पर आप कारोबार होते हुए देखेंगे निफ्टी में। लेकिन अगर आप इंडेक्स की बात करें तो रियल एस्टेट में आज सबसे अच्छा प्रदर्शन है, 0.25% की तेजी है। आईटी करीब 0.5% ऊपर है, मेटल में करीब 0.5% के गेंस है, ऑयल एंड गैस में 0.5% के गेंस है, फार्मा भी 0.5% ऊपर आपको दिखाई देगा और मिड कैप स्मॉल कैप में भी आधे 0.5% की, यानी कि निफ्टी के मुकाबले डबल तेजी हम मिड कैप में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गिरने वाले सेगमेंट्स की बात करें तो एफएमसीजी, पीएसयू बैंक में थोड़ी सी नरमी है और ये हीट मैप आपके स्क्रीन पर कंजम्पशन वाले कुछ शेयर्स हैं आपको नरम दिखाई देंगे, लेकिन अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो आपको एक्शन में नजर आ रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज में तेजी है, इसके अलावा कंजम्पशन में एशियन पेंट्स में आपको तेजी दिखेगी और ये निफ्टी बैंक का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर 8 शेयर तेजी वाले, 4 शेयर नरमी वाले। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दोनों थोड़ी सी गिरावट के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। बड़ा एक्शन कहां है एक बार जरा उस पर नजर डालते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे उनकी ओपनिंग ट्रेड के लिए। तो आज बहुत तोड़फोड़ एक्शन का भाव है। एनएलसी इंडिया यानी कि नेवली लिग्नाइट्स कंपनी करीब 3% ऊपर, ल्यूपिन करीब 2.5% ऊपर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 2.5% की तेजी है, बीएससी करीब 2.25% ऊपर, एस्ट्रल में 2% की तेजी है, गेल भी 2% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जहां पर कमजोरी है हिडेलबर्ग सीमेंट 4% नीचे, इंडो काउंट ये शेयर चला था 2.5% नीचे,
इसके अलावा वर्धमान टेक्सटाइल, शोभा डेवलपर्स, यहाँ पर 1.5-2% के आसपास की गिरावट है। गोदरेज कंज्यूमर के शेयर में 1 से 1.25% की नरमी है। तो टेक्सटाइल कंजम्पशन जो शेयर चले बहुत थे वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और यह है बाजार की तस्वीर। निफ्टी 50 अंकों पर, निफ्टी बैंक ने अपने गेन सारे के सारे सरेंडर कर दिए। 18-20 अंकों की हल्की सी तेजी है। सीधे चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानेंगे उनके ओपनिंग ट्रेड। तो स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में। और शुरुआत जो है ऑफ कोर्स अच्छी शुरुआत हुई है, 25,000 के लेवल्स के ऊपर है, थोड़ी सी मॉडरेशन आ रही है, बट नेट जो है सपोर्ट जो है आपको मिल रहा है रियलिटी, आईटी, मेटल स्पेस से। सबसे पहले जो है ओपनिंग ट्रेड कॉल जो है हम आदित्य से लेना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग आदित्य, बताएं आपके अहम टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे ओपनिंग के? गुड मॉर्निंग शरद, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला अल्केम लेबोरेटरीज का रहेगा। हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है हमें मार्केट ओपन के बाद ही। अल्केम लेबोरेटरीज यहाँ पे बहुत शानदार लग रहा है मुझे। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह 5650 का यहाँ पे टारगेट लगाना है हमें, और डाउन साइड में 5270 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड ट्रेड आईटी क्षेत्र से रहेगा। थोड़ा सॉफ्ट खुला है मिड कैप आईटी स्पेस, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है फ्रेश लॉन्ग लेने के लिए। तो कोफोर्ज मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है शरद। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 1900 का यहाँ पे लक्ष्य और 1700 का स्टॉप लॉस। ओपनिंग ट्रेड पे कोफोज पे जो है खरीदारी की राय है। टारगेट प्राइस 1900, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 1700 का रहेगा। शिवानगी, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग पिक्स? जी, ओपनिंग पिक में हम देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस में काफी एक अच्छा एक्शन है, तो यहाँ पे आइशर मोटर पे नजर रहेगी। इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए दिखा है ये स्टॉक, और पिछले 2 दिनों के एक थोड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अब वापस रिट्रेस कर रहा है हायर लेवल्स पे। एक बहुत ही अच्छे तरीके से टिका हुआ है, जो कि इंडिकेशन है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो है 7070 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी की सलाह रख रहे हैं, 6680 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, आयशा मोटर्स पे जो है खरीदारी की राय आई है। 2-3 दिन से जो है ऑफ कोर्स ऑटो खेमे पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी और अब वापस जो है इंटरेस्ट दिखने मिल रहा है। रूपक, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड्स? जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा एनएलसी इंडिया। इस स्टॉक ने अगर वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट देखे, 15 मिनट्स का चार्ट देखे, तो इस पे एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन जो था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूअसली एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को कुछ सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से रैली और कंटिन्यूड रहेगा, 275 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 258 पे। बताएं एनएलसी इंडिया का टारगेट है 275, स्टॉप लॉस 258। अच्छा, टारगेट है 275, स्टॉप लॉस है 258। एनएलसी इंडिया रूपक जी की जो है अहम कॉल है, इस पे नज़र रखकर आज देखिए स्टॉक 3% ऊपर भी है। जिस तरह ये अनाउंस कर रहे हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स मिनरल्स के लेके जो है जेवी करने वाले हैं और वहाँ पे मोमेंटम रहेगा। थोड़े दिन पहले जीएमडीसी में भी था ये सेम ट्रेंड, लेकिन मुनाफा वसूली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बड़ा देखने मिल गया ऑलरेडी उस काउंटर में। तो इस काउंटर में अब एक्शन जो है दिखने मिल रहा है, शिफ्ट हो रहा है रेयर अर्थ के सेगमेंट को लेके। हरीश जी, ज़रा आप बताएं आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड कॉल्स? सर जी बिल्कुल, मेरा भी जो है ऑटो सेगमेंट से होगा, क्योंकि अगर उसमें से टाटा मोटर्स अगर देखा है तो सारे टाटा अगर ऑटो सेगमेंट में बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली देखने मिल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी टाटा मोटर्स जो है अभी तक अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली एक सपोर्ट के पास से 200 डे मूविंग एवरेज से फिर से एक बार बाउंस करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं टाटा मोटर्स को ऊपर, तो मुझे लग रहा है 740 का टारगेट्स लेके चल सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मैंने करा है 698 का। ठीक है, टाटा मोटर्स स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए 0.5% 1% गेंस। तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बुलिश नजर आ रहे हैं। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का फायदा और यहाँ से आगे फेस्टिव डिमांड भी नजर आएगी, और कंपनियां जो हैं लगातार ये जो बेनिफिट्स हैं वो ग्राहकों को पास ऑन करने की बात भी कर रही है और अनाउंसमेंट्स भी कर रही हैं। वेदांता के स्टॉक प्राइस को पुल अप करते हैं। दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार खुलने के साथ साथ शार्प अपसर्ज है और ये कायम है अब भी 443 के स्तर पर। शिवांगी, वेदांता के स्टॉक प्राइस में इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 1.5% तक की मजबूती का ट्रेंड आज के सत्र में देखने को मिला है। अच्छा एक्शन है और पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि मजबूती जो है स्टॉक में है। एक डिविडेंड फ्रेंडली स्टॉक तो कहा ही जाता है वेदांता के लिए। आज की तेजी कैसे देख रही हैं आप?
देखा है पिछले 2 दिनों से एक अच्छी शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखी है और आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस अब दिखा रहा है। तो इन लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी इमर्ज तो हो रही है बाइंग इंटरेस्ट, बट यहाँ पे हल्का-सा रेजिस्टेंस ज़रूर है 450 के लेवल्स पे। वो सरपास करके सस्टेन करना इम्पोर्टेंट रहेगा ये स्टॉक के लिए। तो 450 अगर ये क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे फिर एक अच्छी तेज़ी 465 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करेंगे, बट थोड़े पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे। ये लेवल्स को वॉच आउट करें, स्टॉप लॉसेस ज़रूर मेंटेन करें और आगे की तरफ ट्रेल करते रहें। ऑलराइट, चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ वेदांता पर इन पर्टिकुलर, लेकिन इसके अलावा एस्ट्रल लिमिटेड के स्टॉक पर करीब 2% की तेज़ी। हरीश जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, और एस्ट्रल के ही लिए ये पूरा हफ्ता जो है काफ़ी एक्शन पैक्ड देखने को मिला। स्टॉक में मजबूती का रुझान हमने देखा। इनफैक्ट स्टॉक आए दिन हम देखते हैं पिछले 1 महीने के ट्रेंड को अगर आप पुल अप करके देखेंगे, ऑलमोस्ट 15% तक के गेंस स्टॉक ने दिखाए ज़रूर हैं। 1460 के लेवल्स पर एस्ट्रल लिमिटेड। हरीश, पांच जगह बिल्कुल, जैसे हमने लास्ट कुछ दिनों से एक अच्छा सा रिवर्सल देखने मिल रहा है। एस्ट्रल में अगर देखा है तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट नीचे 1300 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 1460 के तक आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है स्टॉक प्राइस। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि 1480 के अराउंड है। उसके ऊपर मुझे लग रहा है सस्टेन हो जाता है एटलीस्ट 1-2 सेशंस। लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा सा रिवर्सल देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक प्राइस को ऊपर की ओर 1550 और 1575 के आसपास तक लेके जा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में टर्न अराउंड होते नजर आया, लेकिन एक ही चीज है कि थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा कि आज का ट्रेंड सेशन में 1485 के लेवल जो 200 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर होल्ड कर पाता है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि रैली कंटिन्यू होते नजर आएगी। नहीं तो मुझे लग रहा है कि अभी भी एक क्लियरली शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिप में बाय करने की राय रहेगी। इसमें 1450 1445 के आसपास मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाय करने के लिए कोशिश करना चाहिए एस्ट्रल को। ठीक है, 40-45 के आसपास मिले तो आपको खरीदना है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति। आज देखिए जो शुरुआती अभी कितना 10 मिनट का ही सत्र बीता है, ज्यादा हम किसी निष्कर्ष पे तो नहीं जा सकते, लेकिन ये जरूर है कि देखिए काफी रेंज में ही निफ्टी रहा है। और निफ्टी बैंक अगर आप दिन के ऊपरी स्तर से देखेंगे करीब 200 अंक आपको नीचे दिखाई देगा। तो ये ना 7 दिन चलते चलते थोड़ी स्वाभाविक थकान बाजार में आती है, और जब ऐसा पड़ाव आ जाए कि अच्छा शुक्रवार हो और सामने 2 दिन का वीकेंड है, तो फिर थोड़ी सुस्ती ज्यादा दिखती है। शायद वो केस हो। बहुत हम मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए सारी चीजें ठीक हैं। इनफैक्ट ट्रेड डील के मसले पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिकी जो मंत्री हैं, ट्रंप प्रशासन के जो लोग हैं, अब उनकी तरफ से भी थोड़े से ना पॉजिटिव बयान आने लगे हैं, तो ऑप्टिमिज्म है। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि सोर्सेज के हवाले से यह भी खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू से कहा कि वो भारत पर और चाइना पर 100% टैरिफ लगाए। तो चीजें क्या होती हैं, कैसे आगे शेप अप होती हैं, उस पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन इन्फोसिस आज का हम कह सकते हैं कि क्लियरली टॉप गेनर है। और एक अच्छी चीज बाजार में आज ये हो रही है कि ऑटो शेयर 2 सत्र की थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज मोमेंटम में लौटते हुए आपको दिखाई देंगे। कौन कौन? बजाज ऑटो, M&M, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, आयशर, ये सारे के सारे शेयर इस वक्त निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। और इनसे ही हम देख रहे हैं कि आईटी के अलावा बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। शिवांगी जी, ऑटो में कोई ट्रेड, कोई स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो? जी बिल्कुल अभिषेक, मेरे मॉर्निंग कॉल में एक स्टॉक शामिल था जिस का हम जिक्र किए। आयशा मोटर नजर पे है ऑटो स्पेस में से। काफी एक अच्छी रिट्रेसमेंट लेवल से टर्न होते हुए दिख रहा है स्टॉक, और हायर जोन्स पे जिस तरह से टिकते हुए नजर आया है, ये इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ बरकरार है इसमें। एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल भी मेंटेन कर रहा है, और लगातार हमने देखा है कोई भी छोटे डिक्लाइंस में यहाँ पे खरीदारी के मौके देखे गए हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छी तेजी हमने देखी है, और टारगेट्स जो है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं हायर लेवल्स के लिए 7100 तक के लिए, और स्टॉप लॉस 6720 का एक ट्रेल करके आगे की तरफ करें। ठीक है, आयशर को लेकर व्यू
7,070 का टारगेट। अब थोड़े थोड़े हल्के फुल्के इसमें बदलाव आप कर लीजिएगा, वो शिवांगी ने आपको बता दिए हैं। 1.5% ऊपर ये शेयर है और सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है। 7100 का टारगेट, 6,680 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। निफ्टी बैंक नरम है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि लोअर लेवल से ना थोड़ी बाइंग आएगी। लाल निशान से हरे निशान में एक बार जाएगा तो वैसे भी कितनी गिरावट है, 25 अंकों की। लेकिन ये एक बड़ी क्रूशियल चीज है कि 20 डीएमए के आसपास है निफ्टी बैंक। मतलब कल की जो क्लोजिंग थी ना 20 डीएमए के आसपास ही है वो। और यहां अगर इसको टिका ले गया निफ्टी बैंक तो आप मान के चलिए कि ये 54,500 वाला जो निफ्टी बैंक है ना 55,500 होने में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाएगा, बस ये कुछ समय की बात है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 शेयर कमजोर हैं। 4 शेयरों में जो कमजोरी है, पीएनबी नरम है, एसबीआई कमजोर है, 0.25% के आसपास की गिरावट है। एचडीएफसी बैंक में 0.5% की ही गिरावट होगी, ज्यादा गिरावट है नहीं। और एक्सिस में तेजी हम 1% के आसपास की देख रहे हैं। एक्सिस बैंक में कल भी हमने तेजी देखी थी। एक राय आपसे आदित्य जी चाहिए, अगर प्राइवेट बैंकिंग में वाली किसी को अगर यहां से ना थोड़ा पोजिशनल बेट लेना हो, थोड़ा समय देके, तो आपके हिसाब से कौन से शेयर ठीक है इस वक्त? एक्सिस में तो थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिख रही है रेस्ट ऑफ द पैक के मुकाबले। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे और पोजिशनल बेट लेना चाहिए लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में से। और जैसा कि आपने कहा कि एक्सिस आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, अभी भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक्सिस बैंक। मुझे लग रहा है वहाँ पे एक गैप एरिया था 1160 के आसपास, आने वाले दिनों में उसको कवर अप करना चाहिए। तो डेफिनेटली एक्सिस में एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बनता है। पोजिशनल ट्रेड बना है यहाँ पे 1080 के स्टॉप लॉस के साथ 1160 का एक टारगेट रखे सामने। कोटक महिंद्रा बैंक भी मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत सिमिलर चार्ट सेटअप है एक्सिस का और कोटक का। करंट लेवल्स पे कोटक महिंद्रा बैंक में भी खरीदारी की सलाह दूंगा। 2150 का यहाँ पे लक्ष्य लगा है, 1940 का 1950 के बीच का एक स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक जो कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे भी एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक भी एक्यूमुलेट करे, नीचे 950 तक इसमें एक्यूमुलेशन करे, 940 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा और आने वाले दिनों में 1100 के लेवल एचडीएफसी बैंक में भी देखने मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है अभिषेक जी शायद बैंक निफ्टी आपको सरप्राइज दे सकता है अपसाइड पे इन द कमिंग ट्रेडिंग वीक। सो वॉच आउट करें बैंक निफ्टी एंड स्पेशली लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे। थोड़ा लगाड़ रहा है निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक को लेकर आदित्य जी मैं डिस्क्लोजर दे भी देता हूं कि मैं खुद भी थोड़ा बुलिश हूं निफ्टी के मुकाबले। मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट जो स्ट्रेंथ आएगी ना वो बैंकिंग स्टॉक्स ड्राइव करने वाले हैं। आईटी ने अपना काम किया है काफी हद तक, ऑटो ने किया, ऑयल एंड गैस, मेटल में हमने रैली देखी। बैंकिंग शेयर थोड़े कम चले थे तो यहां पर संभावना भी ज्यादा बनती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर एफआईएस की वापसी होती है, देखिए फेस्टिव सीजन चल रहा है, आपके लिए ट्रिगर ऑलरेडी है सामने, और लोन वगैरह की डिमांड तो खैर वो रहेगी ही रहेगी। लेकिन एफआईएस की अगर बाइंग आ गई अगर ना, तो फिर आपको मतलब 500-1000 पॉइंट कुछ नहीं होते हैं। 1000 पॉइंट यहां से स्ट्रेट अवे एक हम रैली निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। तो ये 3 शेयर हैं रडार पर, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक आदित्य के रडार पर। एक शेयर जरा ऑयल एंड गैस बास्केट से जरा पूछते हैं शिवांगी से। शिवांगी जी एक बार गेल चेक करिए, थोड़ा स्लो मूवर है, थोड़ा थकाता है, लेकिन आज हम तेजी देख रहे हैं 2-2.5% के आसपास की इसमें मजबूती है। गेल आपको लगता है कि 200 रुपए की तरफ बढ़ रहा है और 200 रुपए की टारगेट लेके इसमें बाइंग करनी चाहिए? जी ये पूरे स्पेस के जो स्टॉक्स है, सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हम स्टॉप लॉसेस लगा के ही ट्रेड करें, बिकॉज इनमें हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट के बाद थोड़ी बहुत हल्की बहुत कंसोलिडेशन देखने को जरूर मिलती है। बट लगातार हमने 2 दिनों से देखा है कि अच्छे यहाँ पे फॉलो अप देखने को मिल रही है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस 180 के हर्डल जोन्स को भी सरपास किया है और 180 अब क्लियरली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे रोल रिवर्सल देखने को मिली है। 190 के नेक्स्ट पड़ाव के लिए हम गेल को जरूर नजर रख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस के साथ ही मेंटेन करें ट्रेड। स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड्स को मेंटेन करने की राय, 190 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। शिवांगी एक बार स्टॉप लॉस बताइएगा प्लीज। 180 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे गेल में लुकआउट करने के लिए। ठीक है, 180 तक के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है नीचे की तरफ, 190 तक के टारगेट्स। इनफैक्ट कल के सत्र में भी तेल गैस शेयरों में हमने देखा था अच्छा खासा एक्शन था। पावर और एनर्जी स्पेस भी, अगर आपको याद होगा, एनर्जी
सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ कल के सत्र में नजर आया था और इस लिस्ट में गेल के साथ साथ बीपीसीएल, अडानी टोटल जैसे स्टॉक्स भी शामिल थे, जहां पर अच्छा खासा तेजी का एक्शन देखने को मिला था। एक नज़र इस वक्त मार्केट के एक्शन और इन पर्टिकुलर लार्जर कंट्रीब्यूटर्स पर डाल लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, एक्सिस बैंक, मारुति जैसे चार्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा बाजार में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड HUL, HDFC बैंक, SBI, ब्रिटानिया, ITC जैसे काउंटर्स है जहां से बिकवाली हाथ लगी है। गिरावट का रुझान इन तमाम लार्जर प्लेयर्स से देखने को मिला है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की तस्वीर अगर देखेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज और FMCG को अगर छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। टॉपिंग द चार्ट्स ऑटोमोबाइल, फार्मा, IT, ये 3 सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके ठीक साथ साथ मेटल और रियल एस्टेट, साथ ही एनर्जी बास्केट में भी तेजी है जरूर, लेकिन आउट परफॉर्मेंस ऑटो, फार्मा और IT की तरफ से। मेटल स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं और ये लगातार 6th ट्रेडिंग सेशन है आदित्य, जबकि मेटल स्टॉक्स में शाइन जो है बरकरार हैं। कल के सत्र में भी हमने देखा था, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से पूरा हफ्ता ही मेटल स्टॉक्स में काफी बढ़िया तेजी दिखी है और मेटल प्लेयर्स लाइक हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, सेल, NMDC जैसे काउंटर्स हैं जिस पर फोकस है। टाटा स्टील को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर भी आ रही है। स्टील सेक्रेटरी की तरफ से बयान, स्टील प्रोडक्शन के लिए PLI स्कीम पर काम जारी है। सो स्टील प्रोडक्शन को लेकर एक और डेवलपमेंट की खबर और टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं 0.5% तक के गेन्स की तैयारी। स्टील प्रोडक्शन के लिए PLI स्कीम पर काम जारी है, ये स्टील सेक्रेटरी की तरफ से बयान आता हुआ। इस वक्त ET Now स्वदेश एक्सक्लूसिव आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्टील प्रोडक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त 169 के लेवल्स। आदित्य, आपसे मेटल स्टॉक्स पर एक राय जानना चाहूंगी और टाटा स्टील भी डेवलपमेंट एक खबर आती हुई दिखी है जिसकी तर्ज पर स्टॉक में एक मूवमेंट जरूर दिखेगा। मानसी, बिल्कुल मेटल स्पेस की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग इमर्ज होकर दिख रहा है हमें और सस्टेन्ड अप मूव देखने को मिल रहा है। वन ऑफ मूव नहीं है। अगर हम हिंडाल्को देख ले, टाटा स्टील देख ले, सेल देख ले या फिर JSW स्टील देख ले, सभी स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा अप मूव दिखाया है। अगर हम पर्टिकुलरली टाटा स्टील की अभी चर्चा कर ले तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के बाद कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है हमें। कोई प्राइस करेक्शन नहीं है, कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे 185 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो इसमें डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बना के रखनी चाहिए। मोमेंटम बिल्डअप अभी नहीं आया है 170 के ऊपर, इसमें शायद एक मोमेंटम आ जाए, बट करंट लेवल से भी मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। 165 का एक स्टॉप लॉस लगाए और 185 के यहाँ पे टारगेट्स निकल कर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंडाल्को, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आने वाले दिनों में। यहाँ पे हिंडाल्को शायद आपको 750 के ऊपर निकलते ही यहाँ पे 770 के लेवल्स दिखा सकता है, तो 770 के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को में भी खरीदारी करे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। और नीचे एक स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 740 का। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए तो एक बुलिश नज़रिया मेटल स्पेस पे बन रहा है। जिस तरह डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आता है तो मेटल्स पे भी जो है अच्छी अप मूव देखने मिलती है। ये तो एक थ्योरी था, लेकिन टेलीकॉम सेगमेंट पे भी एक बार नज़र डालते हैं। इंडस स्टार को एक बार स्क्रीन पे लेके आते हैं। स्टॉक 1.5% ऊपर है। शिवानगी, थोड़े दिन पहले डबल अपग्रेड्स भी ब्रोकिंग हाउसेस से देखने मिल रही थी। डिविडेंड प्ले स्टॉक भी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लग रहा है इंडस स्टार में? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे और अप मूव देखने मिल सकते हैं। शायद पोजिशनल कॉल ज़्यादा बेटर होगा। शिवांगी बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए इंडस स्टार के लिए? जी, इंडस टावर की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक जो है पिछले लगातार 3 महीनों से लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है, यानी कि सपोर्ट्स स्लाइटली शिफ्ट होते हुए दिखे। हालांकि इस महीने सितंबर के मंथ में हमने एक अच्छी रिकवरी और रिवाइवल भी देखी है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। तो जरूर यहाँ पे एक टर्न अराउंड दिखते नजर आ रहा है। बट अगेन स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि 360 के ऊपर ये क्रॉस करके होल्ड करे, जो कि इसका इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल है। तो 360 के ऊपर अगर ये होल्ड करता है तो हम यहाँ आगे फिर 370 और 375 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है कि ये स्टॉक इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए दिखे 350 के एक सपोर्ट के साथ। पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो आपको नज़र रखनी होगी। इंडस स्टार आज देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 1.3% ऊपर है। अब भारत फोर्ज यहाँ पे जो है देखेंगे कि वॉलेटिलिटी इस काउंटर में बहुत रहती है और 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी किए हैं। डायरेक्टर साहब अगर भारत फोर्ज को स्क्रीन पे लाएं,
आज जो है पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स इन्होंने किया है। ऑफ कोर्स डिफेंस रिलेटेड ही स्पेस रहेगा। ये उतना कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया ऑटो के रैली में, बट इसको आप ऑटो कंपनी मान नहीं सकते हैं। अब डिफेंस भी है, ऑटो भी है, दोनों है। लेकिन आदित्य, भारत फोर्ज पे एकदम शॉर्ट टर्म जो है व्यू आपसे लेना चाहेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स जो है अभी भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं इस कंपनी के। लेकिन ज़रा बताएं शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है, चार्ट्स में क्या दिख रहा है आपको? लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए शरद, विदाउट अ डाउट इसमें। और ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे 1270 से लेके 1300 के लगाए, और नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे 1210 के लगाए। 1210 1200 बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा 1300 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो तक के टारगेट्स, और अगर आप बात करें तो लगभग 1210 का जो है स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स भारत फोर्ज पे भी जो है खरीदारी की राय है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल है, डेज हाई पे जो है ट्रेड कर रहा है। जाते जाते जो है शिवांगी, आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूँगा वोल्टस को लेके। वोल्टस में भी अपमूव आया है, और 2-3 दिन पहले भी जो था टेक्निकल एनालिस्ट बहुत बुलिश थे वोल्टस को लेके। जिस तरह जो है इनके फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो भी आ रहे हैं, और चार्ट्स में भी सजेशन देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्पाइक देखने मिला है, 1400 के ऊपर जो है वोल्टस है। 1 महीने में 12% रिटर्न दिया है। और ज़्यादा यहाँ से एक और लेग आ सकता है अपमूव का वोल्टस का? जी, वोल्टास की हम यहाँ बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का आज नेगेशन होते हुए ज़रूर दिख रहा है। बट ये शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो फ्यूएल्ड नहीं लग रही है। यहाँ पे थोड़ा और वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ये बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शिवांगी, आप हमारे साथ जुड़े और अहम व्यूज़ जो है आपने बताया। रियलिटी स्पेस, यहाँ पे फिनिक्स मिल्स पे स्ट्रेंथ जो है हमें चार्ट्स में देखने मिल रहे थे। आदित्य, एक बार फिनिक्स मिल्स पे नज़र डालते हैं। देखिए रियलिटी काउंटर्स वॉलेटाइल है, और अगर 1 महीने के चार्ट देखें तो भारी गिरावट भी देखने मिला है। पर फिनिक्स मिल्स जो है पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, और जब भी निफ्टी रियलिटी में अपमूव आ रहा है तो उन्होंने टॉप गेनर्स हमेशा जो है फिनिक्स मिल्स देखने मिल रहा है। मतलब रियलिटी खेमे पे यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ है, आज भी 1% ऊपर है। ज़रा बताएं किस तरह चार्ट का सेटअप लग रहा है? तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है शरद। अगर मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखूं तो स्टॉक पे हालांकि सेटअप सजेस्ट यही कर रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है। 1750 1850 ये 2 लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं फिनिक्स मिल्स में। और आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा ये स्टॉक। इमीडिएट हमें अपसाइड शायद यहाँ पे ना देखने मिले। 200 डीएमए इसका 1600 पे है, जो कि लगातार एक रेजिस्टेंस के तौर पे इसमें एक्ट करता है। अगर 1600 क्रॉस कर जाए स्टॉक तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डेफिनेटली आपको 1850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो करंट लेवल्स मैं सजेस्ट करूंगा ऐड करें, और 1600 अगर निकालता है तो अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1750 टू अबाउट 1800 ऑन दी अपसाइड। 1750 टू 1800 फिनिक्स मिल्स 1% ऊपर। लेकिन आप देखिए आज फिर से ऑटो शेयर ना, जो पिछले 2 दिन से रिवर्स गियर में चल रहे थे, आज वापसी करते दिख रहे हैं। और टॉप सेक्टोरल गेनर ऑटो है, और ऑटो के डोमिनेंस का आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि निफ्टी की जो टॉप 6 जो आज के गेनर हैं उसमें से 5 ऑटो कंपनीज हैं। आयशर, टाटा मोटर, हीरो मोटो, मारुति सुजुकी जैसे शेयर आज बाजार को ये मजबूती देने का काम करते हुए दिखाई देंगे आपको। टाटा मोटर 720 रुपए की आसपास। ठीक है, लेकिन एक और शेयर जहां पर आज हम मजबूती देख रहे हैं वायदा स्पेस में, वो है गेल का। करीब 2% के आसपास की तेजी है, और इस तेजी की वजह यह है कि गेल गैस को कंपनी अलग से लिस्ट कराएगी। पूरी खबर बताने के लिए हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशेषा, बताइए क्या अपडेट्स आ रहे हैं? बिल्कुल, गेल आज के सत्र में फोकस में रहेगा, और इसके पीछे की वजह यह है कि मैनेजमेंट ने एडवाइजर्स और कंसल्टेंट से एडवाइस मांगी है गेल गैस के लिस्टिंग के लिए। याद रखें, गेल गैस गेल की होली ओन सब्सिडरी है, और अगर ये लिस्टिंग होता है तो बड़ा पॉजिटिव होगा गेल के लिए। गेल गैस के ऑपरेशंस की बात करें तो उनके पास 16 जोग्राफिकल एरियाज़ है जो वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। दूसरे 9 जोग्राफिकल एरियाज़ जॉइंट वेंचर्स के द्वारा ऑपरेट करते हैं, और गेल भी अपने कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज ट्रांसफर करना चाहती है गेल गैस को। तो ये गेल गैस के ऑपरेशन
की बात हो गई। इसके अलावा सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है। उनका मानना है कि हाई चांसेस है कि गेल गैस जो उनकी होली ओन सब्सिडरी है वो अलग से लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है, और अगर ये होता है तो करीब 5 से 6% का वैल्यू एडिशन गेल के शेयर होल्डर्स के लिए होगा, जो 10 से 11 रुपए प्रति शेयर के आसपास होता है। टैरिफ हाइक अगर इस सेक्टर में आता है तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा गैस के गेल के लिए और बाकी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी। बट ऑल इन ऑल पॉजिटिव खबर है, अगर ये लिस्टिंग होता है तो काफी अच्छा वैल्यू एडिशन गेल के शेयर होल्डर्स के लिए होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी और अच्छा है कि होता क्या है ना कि देखिए कारोबार अलग अलग होते हैं ना, तो फिर उनको समझना और उसके गैस को अलग से लिस्ट कराएगी और 5 से 6% की वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ से होती हुई दिखेगी। लोढ़ा में जो शुरुआती तेजी थी ना वो टिक नहीं पाई। 30,000 करोड़ का इन्होंने एमओयू किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ, करीब 2% ऊपर ये शेयर खुला, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर नीचे आ गया है। रफली आधे % के आसपास की तेजी इस शेयर में रह गई है। तो ये प्रॉब्लम आज ये दिखाई दे रही है। बाजार बहुत ही एक नैरो रेंज में है। निफ्टी 40 अंक ऊपर, ऑटो और क्रेडिट टू आईटी में भी इन्फोसिस देखिए करीब 2% ऊपर खुला। और हमने कहा कि सब कुछ ठीक है, साइज इज ओके, लेकिन यह है कि भाव थोड़ा सा कम रह गया। भाव जो हम उम्मीद करके चल रहे थे कि 1850-1900 का प्राइस आएगा, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से उस पर अगर 25% का अगर प्रीमियम होता तब तो ठीक था, लेकिन कल की क्लोजिंग प्राइस से 19% का ही प्रीमियम था। और अगर हम प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो थोड़ा सा कम है उससे, अगर आप तुलना करेंगे तो एंटिसिपेशन जो थी शेयर चला था और अब देखिए ये नीचे आ रहा है। गेंस रह गए हैं 1% के आसपास के सीमित। 1545 वाला शेयर है 1524 रुपए पर, तो 2% वाला शेयर ऊपर वाला शेयर अब 1% ये नीचे आपको मतलब 1% ऊपर से नीचे आके आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक में इटर्नल में भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। एचयूएल करीब 1% नरम है, नेस्ले में करीब 1% के आसपास की गिरावट है। आदित्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि कंजम्पशन वाले जो शेयर्स हैं ना, स्पेशली एफएमसीजी, हम चर्चा पहले कर भी रहे थे कि ठीक है कंज्यूमर को बेनिफिट तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इनमें बहुत हम वॉल्यूम में कोई खास उछाल देखेंगे, और वही होता हुआ दिख रहा है। आप जरा बताएंगे कि कहीं कुछ शॉर्ट वगैरह करना है या फिर शॉर्ट अवॉइड कर दें, कहीं बाय ऑन डिप्स करना है तो वही बता दीजिए। शॉर्ट करने की ज्यादा सलाह नहीं दूंगा अभिषेक जी, क्योंकि अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर इनका ऐसा वीकनेस नहीं दिखा रहा है कि शॉर्ट किया जाए। डेफिनेटली ऑन द फ्लिप साइड, जैसा कि आपने कहा ये करेक्शन पे लॉन्ग लेना चाहिए, तो 2-3 स्टॉक मेरे रडार पे है एफएमसीजी स्टेपल्स में से, जिसमें से खरीदारी करनी चाहिए। ब्रिटानिया उसमें से सबसे पहला रहेगा लिस्ट पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे करंट लेवल से खरीदारी करनी चाहिए। ऑन डिक्लाइंस 6150 6200 तक ऐड करे स्टॉक को, और 6000 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाया, और आने वाले दिनों में आपको 6500 से लेकर 6700 के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा दिग्गज 2 और कंपनियां हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। आईटीसी यहाँ पे अगर हम देखें एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है स्टॉक में, करंट लेवल से मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए आईटीसी में। आने वाले दिनों में इसमें 435 से 440 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, नीचे 410 का अच्छा सपोर्ट है। एंड फाइनली हिंदुस्तान यूनिलीवर, मेरे हिसाब से इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। और ये जो डिक्लाइन आज हमें देखने मिल रहा है 2500 2550 एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा इसके लिए। आने वाले दिनों में 2800 लेवल्स यहाँ पे भी देखने मिल सकते हैं। सो ओवरऑल ऑल 3 स्टॉक्स ब्रिटानिया, आईटीसी, एचयूएल में खरीदारी की सलाह दूंगा। ये डिक्लाइंस पे अपॉर्चुनिटी के जैसे यूज करे इसको और ऐड करे पोजीशंस एफएमसीजी स्टेपल्स में। एचयूएल का आदित्य आप बताएंगे फिर से? एचयूएल के टारगेट्स यहाँ पे 2800 आएंगे अभिषेक जी, और स्टॉप लॉस हमको 2500 के आसपास का लगाना है। 2550 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एचयूएल में। और अगर हम आईटीसी की बात कर ले तो आईटीसी पे यहाँ पे टारगेट्स निकल कर आते हैं 440 के, और नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 410। 410 और एचयूएल के लिए 2550 का स्टॉप लॉस, 2800 के टारगेट। बहुत अच्छा है फिर तो, मतलब इसमें कन्विक्शन आपका, क्योंकि 2550 यानी कि 40 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और टारगेट इतना बड़ा, बढ़िया है। एचयूएल और आईटीसी ये 2 शेयर हैं आदित्य के रडार पर, आप इसमें खरीदारी करके चलिए। 410 का स्टॉप लॉस, 440 रुपए के टारगेट बनेंगे आपके लिए इसमें। निफ्टी बैंक जैसा कि हम उम्मीद करके चल रहे थे, वापसी हो रही हरे निशान में, हल्के से गेंद से। टिकेंगे नहीं टिकेंगे इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और फैक्टर सिर्फ एक है, ओनली वन फैक्टर जो बाजार को आज थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऊपरी स्तर पर अनसेटल कर सकता है कि 7 दिन की एक तरफा तेजी के बाद आज शुक्रवार का सत्र
आगे 2 दिन की छुट्टी देगा। लेकिन कुछ एक्शन वाले और स्टॉक्स हैं। एस्ट्रल की हम बातचीत कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उस पर हम व्यू भी ले रहे थे। वो तो खैर एफएनओ में है, लेकिन एक कैश का स्टॉक है पाइप वाली कंपनी प्रिंस पाइप। आदित्य जरा देखेंगे, 6% ऊपर आ गया शेयर ये। अभिषेक जी, हमने इसमें बहुत मैसिव करेक्शन देखा था, एक और नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग भी देखी थी। जैसा कि आपने कहा, कैश काउंटर है, इसमें पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पूरा स्पेस एक अच्छा खासा रिकवरी दिखा सकता है। प्रिंस पाइप हो गया, शक्ति पाइप पंप हो गए, ये सब स्टॉक्स। एस्ट्रल भी हमने डिस्कस कर लिया। मेरे हिसाब से प्रिंस पाइप पे खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे 400 से लेकर 420 के टारगेट्स निकल कर आते हैं और नीचे स्टॉप लॉस 320 का लगाना है, तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। प्रिंस पाइप पे 320 का स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे, और ऊपर में आपको जैसा कि मैंने कहा 420 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेड बनाए इसमें बिल्कुल। वॉल्यूम्स बहुत ही बेहतरीन है आज के बाइंग पे इसमें। प्रिंस पाइप्स पर नजर रखें, वॉल्यूम्स काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। करंट लेवल्स पर पोजीशंस हैं तो उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखें। 6% की तेजी पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेंड करता हुआ 345 346 के स्तर। लेकिन चलिए अब इक्विटी मार्केट्स के साथ साथ कमोडिटी मार्केट, एफएनओ की स्ट्रैटेजी, डेरिवेटिव फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी पर भी फोकस करते हैं। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शन की एक स्ट्रैटेजी लेकर। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे खरीदारी पर फोकस है और बैंकिंग स्पेस में लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। एक्सिस बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ इनफैक्ट 3 दिनों से लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कल हमने एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा था, यहाँ पे काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक फॉलोअप हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं जो कंटिन्यू होना चाहिए टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1120 1140। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। स्ट्राइक होगी 1100 की कॉल ऑप्शन, जो फिलहाल थोड़ा सा स्पर्ट पिछले कुछ एक मिनटों में यहाँ पे जरूर देखने को मिला है। बट ओवरऑल इसे खरीदना होगा 18-19 के जोन में, इसे खरीद के चल सकते हैं। एंड ऊपरी स्तर पर जो पहला टारगेट हमने रेकमेंड किया है वो 24 का है, दूसरा 28 का है। तो यहाँ पे एकमात्र टारगेट 28 का ध्यान में रख के इसे खरीदारी करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा 13.5 का, टारगेट होंगे 28 के। इन टर्म ऑफ रुपीज जो रिस्क है वो 3000 का है, रिवॉर्ड यहाँ पे 6500 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सिस बैंक में हम 1120 1140 की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए 1100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। 1100 की कॉल खरीदने की राय। 17 से 18 के लेवल्स, लक्ष्य 24 और 28 के मानकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 13 रुपए 50 पैसे का मेंटेन कीजिएगा। मैक्स टू मैक्स मुनाफा 6500 का, और अगर वर्कआउट ना करे तो फिर अधिकतम नुकसान 3000 तक का भी होने की संभावना है। नीलेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ में उतरें। लेकिन चलिए अब ऑप्शन की एक दमदार रणनीति भी हमने आपको बताई। इक्विटी मार्केट पर टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया लगातार आपके सामने हम रख ही रहे हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की, और कमोडिटी बाजार में भी प्रेशियस मेटल्स की। जी हाँ, सोने चांदी की चाल में लगातार हम देख रहे हैं नए रिकॉर्ड, नए उच्चतम स्तर। और आज के सत्र में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। क्या है इसके पीछे की वजह और इसके मायने, और साथ ही गोल्ड सिल्वर में इन कंपैरिजन क्या ज्यादा चमक रहा है, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, चांदी की तो चांदी ही चांदी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस साल 45% से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं, और पिछले 2 महीने में आपने देखा था कि गोल्ड को भी ये चांदी आउट परफॉर्म करती नजर आ रही है। गोल्ड में कभी मुनाफा वसूली भी आती है, अगर चांदी में कभी भी गिरावट आ रही है तो वहाँ पर नए खरीदार लौट के आ रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त तेजी है, और सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल डिमांड की। 2025 में कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री की खपत चांदी की 60% तक हो सकती है। भारत में ही सिर्फ ज्वेलरी की खपत होती है चांदी की, बाकी जगहों पे इंडस्ट्रियल डिमांड या बाकी डेकोरेटिव आइटम्स वहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। चांदी के ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो सोलर सेल के लिए ज़बरदस्त डिमांड है, चाइना में सोलर बूम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो इस तमाम सेक्टर है जहाँ से चांदी की डिमांड यहाँ पर निकल कर आ रही है, और लगातार नया हाई देख रहे हैं। घरेलू बाजार में हमने देखा आज भी नया हाई बना है, 1,28,000 के पार निकल गया। कॉमिक्स पर देखें
तो $42 के ऊपर है, 14 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर कॉमेक्स पर भी चांदी ट्रेड कर रही है। तो एक तरफा रैली हम कह सकते हैं चांदी में चल रही है और एक्सपर्ट्स को लगता है कि तेज़ी आगे भी जारी रहेगी। इसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग रीज़न वो दे रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स भी अब धीरे धीरे अपने रिजर्व में चांदी को ऐड कर रहे हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने एक नया रिजर्व बनाया है जहां पर रूस खरीदारी करेगा चांदी का। सऊदी के सेंट्रल बैंक की तरफ से ETF खरीदने की योजना है। तो ये तमाम सेंट्रल बैंक्स भी अब चांदी की तरफ रुख कर रहे हैं और एक US की भी तैयारी है रेयर अर्थ कैटेगरी में चांदी को शामिल करने की। तो सारे फैक्टर चांदी के फेवर में आ रहे हैं। इसके अलावा चांदी में 5वां साल है जब मार्केट में डेफिसिट की स्थिति है, यानी इसका उत्पादन कम हो रहा है, उसके सामने डिमांड ज़्यादा है, यानी सप्लाई कम है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिसिट की स्थिति यहाँ पर लगातार 5वें साल बन रही है, जबकि रिसाइकलिंग के लिए 5% चांदी की ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी हो रही है। उसके बाद भी चांदी के मार्केट में डेफिसिट है, पुराने चांदी भी आ रहे हैं, उसके बाद भी डेफिसिट बनी हुई है और यही वजह है कि चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली विश्वमोहन, सही कहा आपने, लगातार चांदी के दाम बढ़ते हुए और इन कंपैरिजन गोल्ड सिल्वर में अब सिल्वर जो है वो ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। और वो भी क्यों ना, सिर्फ प्रेशियस मेटल ही नहीं है, सिल्वर जो है एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होने वाला मेटल और ऑफ कोर्स प्रेशियस मेटल तो है ही। 1,28,318 के लेवल्स इस वक्त हम देख रहे हैं। आदित्य, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, लिस्टेड कैटेगरी में सिल्वर रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इन तमाम काउंटर्स पर भी हम देख रहे हैं एक मूव है। ऑफ कोर्स ज्वेलरी स्टॉक्स पर भी नज़र होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर जो इक्विटी रिलेटेड काउंटर्स हैं जो चांदी से ताल्लुक रखते हैं, इस पर आपका टेक क्या होगा? मानसी, अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटिंग चार्ट सेटअप है इसका। अप मूव दिखाने के बाद स्टॉक में वापस एक करेक्शन देखने मिलता है हमें यहाँ पे। अवॉइड करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे बुलिश नजरिया नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम मुझे 450 से 460 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वेदांता की बात कर ले तो वेदांता में फिर भी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको अच्छा मूव देखने मिल सकता है। ऊपर के लेवल्स में यहाँ पे 475 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बेटर अगर सिल्वर प्ले करना है तो मेरे हिसाब से काफी ETF अवेलेबल है। सिल्वर ETF के थ्रू प्ले करके इसमें एक SIP कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा बढ़त आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। जी बिल्कुल, हमने इस पे एनालिसिस भी किया था, ऑल दैट ग्लिटर्स मे बी सिल्वर, और हमने जो है 4-5 अहम ETFs को भी बताया था। और इंटरेस्टिंगली दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि 3 साल का जो ETF एवरेज है सिल्वर का वो 28% है, गोल्ड का सिर्फ 23%। और आप सोचिए सिल्वर की आउट परफॉर्मेंस क्या है, और बहुत अच्छा रिसर्च विश्व मोहन भी बता रहे थे। अब एक बार ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, JBM ऑटो जैसे स्टॉक्स पे एक बार नज़र डालते हैं। हालांकि देखिए इनके जो वॉल्यूम्स होते हैं ना बहुत एराटिक होते हैं, बट आज देखिए 7% का एक बड़ा अपमूव आया है। जिस तरह इनके जो है स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स आ रहे थे, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में भी अपमूव है। BYD के भी पार्टनर हैं, बातचीत चले कि BYD और एक्सपैंड करेगा इंडिया में। लेकिन मेरा सवाल है JBM ऑटो पे, ये जो है लगता है कि ये सस्टेन कर सकता है अपमूव। आदित्य, एक बार JBM ऑटो का चार्ट देखें, स्टॉक लगभग 7% ऊपर है। चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको? एक बेस फॉर्मेशन बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे शरद। 200 DMA एक इमीडिएट हर्डल है स्टॉक के लिए। अगर वो क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, विच इज अराउंड 675 टू अबाउट 680 ऑन दी अपसाइड, तो हमें एक अच्छा अपमूव JBM ऑटो में देखने मिल सकता है। बेस फॉर्मेशन की तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में इसमें आपको एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिल सकती है। 750 से 800 के लेवल शायद आपको देखने मिल जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसमें आपको पोजिशनल बेट लेना पड़ेगा, क्योंकि आज अच्छे वॉल्यूम्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो फॉलो थ्रू मूव इसमें आना बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि आपने कहा बहुत इराटिक मूव्स होते हैं ये सब स्टॉक्स में, तो सस्टेन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली 200 DMA के ऊपर जो कि 680 के आसपास आता है। 680 के ऊपर इसमें अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 750 800, और नीचे स्टॉप लॉस उस केस में फिर हमको 650 का लगाना है। तो 650 का स्टॉप लॉस रहेगा। 700 प्लस की टारगेट प्राइस JBM ऑटो से आ रहे हैं, लेकिन बहुत एराटिक काउंटर है, तो ये बात ज़रूर नज़र पे रखें। हालांकि एक महीने में 11% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को आया है, थोड़ी सी पॉजिटिव पेस ज़रूर बन रही है। थैंक यू वेरी मच आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े और अहम टेक्निकल पिक्स आपने बताया और मार्केट की स्ट्रैटेजीज पे भी जो है आपकी नज़र है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हम अहम कॉमोडिटी वाला शो और मार्केट से महारथी आपके सामने लाएंगे।